अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसे कि आपको पता है, नंबर वन तो मेरा नाम नदीम उल हक है। नंबर दो, सिया कॉन्वर्सेशंस अबाउट ट्राइंग टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड स्पेशली इकोनॉमिक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स है ही नहीं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स तो वो होती है जो मिनिस्टर साहब रात को सोते हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने रात को कान में फूंक दी, और इस मुल्क में इकोनॉमिक्स कोई नहीं। या फिर जो पीएस अफसर है वो जाके कहते हैं सर आज तेल की कीमत बढ़ा दो, तेल की कीमत बढ़ गई, सर आज टैक्स की कीमत बढ़ा दो, बढ़ गई। या फिर जो बाहर से फॉरेन कंसल्टेंट आता है, हम एक तो गोरे के बहुत गुलाम है, अभी तक गुलाम है। बहुत गलती की कायद ने कि गोरे को कहा चले जाओ। या उसने भी नहीं गलती की, गोरे ने खुद ही कहा था कायद को कि यार हम चले जाते हैं, तुम संभालो, पता है तुमसे भी संभलना नहीं है। तो हम बैठे हुए यहाँ, हम संभल तो किसी से भी नहीं रहे और ना गोरे से संभल रहे हैं। पर गोरे ने बड़ी चालाकी की, एक वो कहता है हम कंसल्टेंट भेज के तुम्हें रूल करेंगे। और वो कंसल्टेंट भेज देते हैं। आजकल भी 15-20 कंसल्टेंट फिर रहे हैं सेक्रेटेरिएट में या वहाँ एफपीआर में फिर रहे हैं। आपका होम ग्रोन प्लान भी बना रहे हैं, आपकी डिरेगुलेशन भी कर रहे हैं। सब कंसल्टेंट ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस MI6 MI5 भेजता है। यूएसएड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ट्रंप ने ख़त्म कर दी है, बहुत शुक्र। 2-3 नफल पड़े रोज़ शुक्राने के कि यूएसएड ख़त्म हो गई है। दुआ मांगें कि एफसीडीओ भी ख़त्म हो जाए, और दुआ मांगें कि वर्ल्ड बैंक IMF भी शायद हम हमारे जो पीएस अफसर वहाँ जाते हैं जाके कुछ अकल की काम करेंगे, ये नहीं कि उनको उनके साथ मिल के सिर्फ नौकरी बनाने के लिए काम करेंगे। ये मसला है हमारा। इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ है कोई नहीं, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि सब इकोनॉमिस्ट से कहूँ कि आके बात करें ताकि हम बात तो करें। क्योंकि मेरा एक और थीसिस है कि सब इकोनॉमिस्ट भी फारिग हैं। सब इकोनॉमिस्ट भी जो हैं वो सिर्फ तोते की तरह नोट्स पढ़ाते हैं, उनको आती जाती कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। और जो रिसर्च है जिसको मैं काफ़ी रिव्यू करता रहता हूँ, वो भी तोते वाली रिसर्च है कि गोरे का काम कॉपी कर लो, बाकी आता जाता हमें कुछ नहीं है। चलें जी, ये तो तमहीद थी। अब मेरे साथ हैं जी क्यानत साहब। इन्होंने जी किताब लिखी है ब्रेकिंग द ट्रैप। तो आज इनसे उस किताब के बारे में बात करते हैं, ब्रेकिंग द ट्रैप। ये कहते हैं कर्जा हम खत्म कर सकते हैं, माशाल्लाह हम तरक्की कर सकते हैं। तो क्यानत साहब, बताइए आपकी किताब का क्या। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले ये बताइए आपकी किताब को आप जरा समरी तो बताएं ना हमें, क्या है किताब की समरी, फिर देखिए, आगे चलते ये इस किताब के अंदर जो हमने मेन बात की है, हैं। वो मॉनेटरी साइड की बात की है। मैं आपका थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं कि मैंने कराची फर्गसन से पहले 98 में सीए किया था। देन कोई 7-8 साल वहाँ ऑडिट। उसके बाद फिर मैंने कोई 10 साल यूनिलीवर के अंदर हेड ऑफ ऑडिट के तौर पर काम किया है। देन आई मूव टू इस्लामाबाद, PTCL यूफोन के अंदर फाइनेंस को हेड करता रहा हूँ। 2019-20 की बात है मुझे। थोड़ा सा मेरा यानी वो तो था रिलीजियस साइड के ऊपर, लेकिन 2020 में मैंने एक बुक पढ़ी थी यूसुफ अल करजावी साहब की, डॉक्टर यूसुफ करजावी। उन्होंने एक बड़ी अरब एरिया जो उसके इलाके के, मैं ख्याल है बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के पिछली सदी के बड़े आलिम गुजरे हैं। उन्होंने फ़िक़्ह व ज़िका लिखी और उसमें उन्होंने ये बताया कि जी इस्लाम, जो मैं उससे पहले मेरे जहन में ये था कि टैक्सेशन जो हो रही है वो ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से होती है। और मैं बड़ी कंपनियों में ज़ाहिर है हम होते थे, हम टैक्स देखते थे पाकिस्तान में कितना ख़राब टैक्स का सिस्टम है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी कंप्लाइंस के इशूज़ हैं, कितने और प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उस किताब से मुझे अंदाज़ा ये हुआ जो पढ़ के कि भाई इस्लाम का जो टैक्सेशन या फिस्कल पॉलिसी है वो है ही ज़कात। क्योंकि आपको ये भी बताया गया है कहाँ से लेना है, वेल्थ के ऊपर लेना है, पैदावार पे लेना है। और उसमें ज़ाहिर इश्तिहाद ज़रूरी है कि आज की जो इनकम के ज़राए हैं उस पर इश्तिहाद ज़रूरी है, जिस तरह हमारे फुक़हा ने पहले भी किया है। और फिर ये कि फिस्कल पॉलिसी इस लिहाज से है कि बड़ी स्पेसिफिक 8 हेड्स बताए गए हैं कि ये गवर्नमेंट के करने का काम है, जिसमें सोशल प्रोटेक्शन है, जिसमें दिफा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो और हमारे आइम्मा का जो जनरली व्यू ये है कि कोई मुस्तकिल टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यानी ऐसा अगर कोई लोग भूखे हों तो आप टैक्स और लगा सकते हैं, लेकिन वो भी मुस्तकिल नहीं होगा, या ऐसा हो कि कोई बाहर से कोई आपको सलामती का खतरा हो। तो उस लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हम रिबा पे तो जनरली बात करते हैं, लेकिन टैक्स के हवाले से बड़ी सख्त हदीसें हैं जिसमें आपने फरमाया उस जमाने में एक टैक्स होता था मक्स, जिसे आज का आप सेल्स टैक्स समझ लें। उस पर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको लेने वाले जन्नत की खुशबू भी नहीं, करीब भी नहीं जा सकेंगे। तो आज हम देखें 70% सेल्स टैक्स से ले रहे हैं। तो मैंने फिर उस पिछले यानी 2020 से 2-3 साल में मैंने इस पे थोड़ा काम किया है। और अब पिछले 2 साल से जब बजट आता है तो हम ऑल्टरनेट बजट भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ज़कात बेस से उससे कितने वसूल होगी, कहाँ खर्च होगा। 2024 की बात है, मैंने पर ये क्या ना न्यूज़ के अंदर सब एक यहाँ आर्टिकल थोड़ा लिखा सा, था। क्या ना थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लूं। ये जो क्वेस्ट फॉर इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, जो शुरू हुई थी, मैं आपको बताऊं कब शुरू हुई थी। ये 73 ऑयल शॉक के बाद, जब सऊदी अरेबिया के पास बहुत तेल आ गया था,
तो मैं शुरू में मैंने दो तीन पेपर्स इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे लिखे थे, और वो लिखे थे फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ट्रांसलेट हो गया पूरी दुनिया में। अब्बास मेरा खौर मेरा को ऑथर था, बड़ा मेजर इस्लामिक वो स्कॉलर है। आजकल मेरा ख्याल मलेशिया में है। उस वक्त मैंने लिखी थी, और मुझे याद है सऊदी अरेबिया के पैसे बड़े आ रहे थे, और बहुत सारे पाकिस्तानी और बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे इस्लामिक इकोनॉमिक्स इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं दो तीन कॉन्फ्रेंस में भी गया। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे तो लग रहा था ये सिर्फ सऊदी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा कि मेरी अब्बास से भी बड़ी बहस होती थी कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स में दो तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो रिबा पे है, दूसरा आपने ज़कात का। पर देखिए, ये 1400 साल पुरानी बात है, और इस्लाम ने कहीं नहीं लिखा था कि इट्स अ स्टैटिक रिलीजन, बल्कि इस्लाम वाज अ डायनेमिक रिलीजन। कैथोलिसिज्म वाज अ स्टैटिक रिलीजन। कैथोलिसिज्म फंस गया था एक जगह, इट रिक्वायर्ड रेफॉर्मेशन। इस्लाम में तो लिखा था, जो मुझे पता है कम अज कम, एंड आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर, एंड आई विश द इस्लामिक स्कॉलर्स वर रेडी टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो तो मार धाड़ करते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग। मुकालमा अगर करे तो इस्लाम में तो ये है कि आप हर जगह चेंज कर सकते हैं, हर चीज चेंज कर सकते हैं। इत्तेहाद इजमा जो है आप चेंज कर सकते हैं, एंड इट्स सपोज टू बी डायनामिक, यू आर सपोज टू चेंज थिंग्स। तो आप क्यों चाहते हैं कि हम स्टैटिक रहें, कि सिर्फ ज़कात पे रहें, और ये वाई? देखें, जी। इस्लाम की जो अभी जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स की जनरली जो बात हो रही है वो तो जाहिर है रिबा बैंकिंग की साइड की हो रही है ना। और उस पर हमने बुक लिखी और मेरा आपसे उसमें बहुत इत्तेफाक है कि उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा। और यानी जो बेसिक इस्लाम के ऑब्जेक्टिव हैं वो नहीं अचीव हो रहे, बस सिर्फ आप फॉर्म चेंज कर रहे हैं। लेकिन इस पे मेरा आपका वो है कि एक बड़े मशहूर हैं, इंडिया के सदर भी रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद साहब। उन्होंने अपनी किताब, बड़े आलिम आदमी थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं पिछले 30 साल से इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि मुसलमानों की ज़वाल की वजह क्या है। और तो उन्होंने उस पे ये कहा कि मुसलमानों ने जो है वो एक ज़कात का जो फिस्कल निज़ाम था उसको ख़त्म करके टैक्स का निज़ाम वो कर लिया। और ये बेसिक वजह है। वो कहते हैं कि मैं इनफरादी ज़कात को तो ज़कात ही नहीं मानता। तो सर मैं और एक बात कुरान के पूछना अंदर आप चाहता शुरू हूँ पहले रुकू से कि शुरू क्या करें, पहले क्या रुकू से शुरू इस्लाम करें। में मना किया है, कहना साहब, क्या इस्लाम में मना किया है कि ज़कात के अलावा कोई और टैक्स नहीं लग सकता? इस्लाम के अंदर, इस्लाम में जो हमारे अइम्मा का व्यू ये है कि हुर्मत जरा माल जरा है। जरा अपना कैमरा ऊपर कर ले प्लीज, आपका फेस कट हो अच्छा। रहा है। हाँ, इस्लाम क्या? के अंदर जो है वो ये है कि जो बेसिक बात है, हुर्मत माल, जान के साथ हुर्मत माल है। तो फिर हमारे कैमरा जरा अइम्मा का व्यू ये है आप कि नीचे जो होंगे, कैमरा ऊपर ज़कात है कर ये। ले। जी। अच्छा, अब सही है। नहीं, ये कैमरा मैंने आपका असल में नीचे एक्सटर्नल कैमरा लगाया हुआ है, वो वहाँ पे अब ठीक है। कोई बात, हाँ बेहतर, हाँ जी अब ठीक बोलिए। है। हाँ बोलिए बोलिए। अभी भी नहीं ठीक है। ठीक है हाँ। ठीक है, बोलिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हमारे जो अइम्मा का जो व्यू है कि हम्म, कुरान के अंदर अगर आप पहले रुकू से शुरू करें तो ज़कात का एक दफ़ा नहीं 80 दफ़ा तस्करा है। और इसकी हम्म, इतनी अहमियत है, इसकी इतनी अहमियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जिहाद का ऐलान किया। तो हमारे अइम्मा के जनरल व्यू ये है कि हुर्मत माल है। आप माल से बगैर पूछे, बगैर उसके नहीं ले सकते लोगों से। अल्लाह ताला ने हक मुकर्रर कर दिया है। और ये एक दफ़ा कुरान में नहीं, 80 दफ़ा का तस्करा है। नहीं, और मैं ज़कात मानता हूँ आपके क्या, लिहाज से इस तरह की फिजिकल पॉलिसी है। कहना सब मैं मानता हूँ, बट पॉइंट ये, ज़कात इज अ टैक्स, ठीक है ना? तो अगर हुकूमत बिल्कुल। टैक्स ले बिल्कुल। रही है, और अगर आप पार्लियामेंट या व्हाटएवर, एज आई सेड, इस्लाम इज नॉट अ स्टैटिक रिलीजन। जो मैं देख रहा था, इस्लामिक स्कॉलर्स जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स इन्वेंट करते हैं ना, दे वांट टू मेक इस्लाम कैथोलिसिज्म, दे वांट टू मेक इट स्टैटिक। जो मुझे समझ आई है, देखिए, कुछ अल्लाह कुछ ताला चीज़ों ने, में, कुछ चीज़ों हजूर में ने ये बिल्कुल आप। कहा था, हजूर ने ये कहा था, भाई आप अपने दुनियावी अफेयर्स जिस तरह मर्जी टैकल करें, आपको सिर्फ फर्ज ये है कि आप नमाज पढ़े, रोजा रखें, वो जो चार पांच चीजें वो फर्ज हैं, बाकी सब चीजें हम बना सकते हैं। ये तो एक किस्म की इस्लामिक कंजर्वेटिज्म है, कि हम चाहते हैं कि हम 14वीं सदी में फिर इस तरह करें। ये जो अरबी ड्रेस पहनना है वो भी वर्ज फर्ज है। देखें, वी इसमें हम वी एग्री टू डिसएग्री। हाँ इस्लाम के जी। जो दो बुनियादी सुतून हैं, जैसे आप दो बुनियादी सुतून कहेंगे जो कुरान में बार बार हैं। एक आपका नमाज का निज़ाम है, और इस जो आज का मौजू नहीं है। और एक ज़कात का निज़ाम है। ज़कात का निज़ाम इस्लाम की फिस्कल पॉलिसी भी है। इसके आप रेट चेंज नहीं कर सकते। कोई आपको एक आलिम, अमेरिका से लेकर जापान तक आप अच्छा, तो पूछ लें, यानी कोई कि आप फिर एक चेंज नहीं चीज कर सकते क्लैरिफाई रेट। कर दें, एक चीज हाँ। क्लैरिफाई कर दें। यू आर सेइंग देयर कैन बी नो अदर टैक्स इन द कंट्री अदर देन ज़कात? मैं आपको ये सिर्फ बताना ज़कात चाह रहा होगा, हूँ कि और 2.5% होगा, सिर्फ, उसके अलावा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स सब गैर इस्लामी है। देखिए, 2.5% ज़कात है। उसके अलावा ज़कात के मुख्तलिफ रेट्स हैं। पैदावार के ऊपर 5 या 10% है। अगर मेहनत खर्च हो रही है तो 5% है, मेहनत नहीं खर्च हो रही 10%। और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में सिर्फ 4 फसलों का नाम लिया था।
और हमारे अइम्मा हजरात ने इस्लाम का एक बेसिक कयास का रूल ये है कि एक चेतना की चीज़ों पे अप्लाई होगा। जैसे आज जो इनकम के ज़राए हैं, यूसुफ करजावी, डॉक्टर हमीदुल्लाह, जो जिन्होंने इज्तिहाद किया है इस मामले में, उनका बिल्कुल बस व्यू नहीं, ये है कि ये बात तय हो गई, अब आगे चलते हैं। ये बात तय हो अच्छा। गई कि इस्लाम में ज़कात के अलावा कोई टैक्स नहीं होगा। और जो मेजर इकोनॉमिस्ट इस्लाम में हैं, जो मेजर इकोनॉमिस्ट, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, सिर्फ आइमा की बात सुने। तो क्या ये मैं फिजिक्स नहीं में भी कह रहा आइमा हूँ। की बात सुनेंगे? एक सेकंड, क्या फिजिक्स में भी आइमा की बात सुनेंगे? क्या मैथमेटिक्स में भी आइमा की बात सुनेंगे? क्या आइमा के अलावा कोई नॉलेज नहीं है दुनिया में? देखें देखें, साइंसेस एक अलग चीज़ है। जो ज़कात है वो इस्लाम का सुतून भी है और इस्लाम का फिस्कल निज़ाम भी है। और चले इसके अंदर जो है ना, इतनी इस पैसे देखें, फिजिक्स के रूल्स पे तो कुरान में बात नहीं की, देखिए ज़कात की 80 दफ़ा बात की गई है। तो आप जो बात कर रहे हैं बड़ी आइसोलेटेड बात कर रहे हैं, फिजिक्स में मैं क्योंकि निकाल इसमें दूंगा। फिजिक्स में भी निकाल दूंगा। वो कहते हैं, नहीं लोग मुझे बड़े कहते हैं, मुल्ला नहीं, कहते हैं। आप फिजिक्स के एक रूल को ना ज़कात के साथ मुल्ला नहीं नहीं कहते पैरेलल हैं कर चांद सकते। पे नहीं, मुल्ला कहते हैं चांद पे नहीं जा सकते, मुल्ला कहते हैं स्पेस में नहीं जा सकते। तो अगर मुल्ला की बात सुननी है तो फिर तो हम पीछे रह गए ना दुनिया में। चले, मैं हमने कह रहा हूँ कि दुनिया के हमें, साथ चलना कि चलना। मैं कह रहा हूँ कि वी एग्री टू डिसएग्री, हम आगे चलते हैं। तो मैं एक बता ये रहा चलें था जी, कि आगे चलें, बताएं। हाँ हमने जी। जो है जो फिजिकल साइड पे तो मैं काम कर रहा था, मॉनेटरी साइड पे मैंने न्यूज़ में आर्टिकल लिखा था। तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मॉनेटरी सिस्टम है, खासतौर पे इसमें इंक्लूडिंग इस्लामिक बैंकिंग, वो इतना तबाहाल हो गया है कि उसकी वजह से पूरा लोग एक मुसीबत में आ गए। तो जी। हमने ये जो बुक लिखी है, बुक में हमने पहले इसमें यानी पहले चैप्टर के अंदर हमने ये बताया है कि पाकिस्तान का जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, दुनिया भर का भी यही है, वो किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरह मनी क्रिएट कर रहा है। दुनिया भर में इस वक्त 90% मनी बैंक क्रिएट कर रहे हैं लोन के सूरत में। और उससे क्या हो रहा है, उससे एक तरफ महंगाई, एक तरफ कर्जा। पाकिस्तान ने पिछले 15 सालों के अंदर कोई, हमारा डोमेस्टिक डेट जो है वो 5 ट्रिलियन से 55 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। तो बुक के अंदर हमने पहला पहले ये बताया है कि जी करंट सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। फिर हमने उसके इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट दिखाएं, क्योंकि जब आप कर्ज के साथ मनी क्रिएट करते हैं तो हर वक्त कर्ज बढ़ता जाता है और मनी की सप्लाई बढ़ती जाती है। हर महीने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 500 बिलियन रुपए का बैंकों से लोन ले रही है और वो इंटरेस्ट में वापस कर रही है। जब वो इंटरेस्ट अकाउंट्स में जाता है तो हम हमारे गरीब महंगाई सहता है, क्योंकि महंगाई सबको, मुझे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। जिनके पास एसेट्स रखे हुए हैं उनका फायदा हो जाता है, उसके अंदर विनर्स हैं वो। लेकिन गरीब मारा जाता है। सेल्स टैक्स से आपने 17-18% अलग लिया और फिर 15% आपने महंगाई क्रिएट कर दी। उसके बाद फिर ये होता है कि कर्जा हम अपनी अगली जनरेशन पे चढ़ा रहे हैं, जिसका हमारे पास कोई मॉरल राइट नहीं है। एक बाप के जो अपने बच्चों पर कर्जा चढ़ा रहा हो, अब उसको अच्छा नहीं कहते। हर महीने 500 बिलियन का ये खर्चा हो रहा है। तो हमने पूरा इसका इम्पैक्ट दिखाया है कि उसकी वजह से कर्जे कैसे बढ़ रहे हैं और मसाइल कैसे हो रहे हैं। पूरा एक चेन ऑफ इवेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, कर्जे वैसे ही बढ़ रहे हैं, महंगाई वैसे ही बढ़ रही है, गुर्बत वैसे ही बढ़ रही है। तो हमने इसको वो किया। फिर दूसरे चैप्टर में हमने एक मेन स्ट्रीम सोल्यूशन लिया, जो लिबरल इकोनॉमिस्ट भी इसके साथ हैं, और खासे अगर आप इस वक्त डालें तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों के, तो वो फुल रिजर्व इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। इसमें हम ये बात हमने की कि जो मनी क्रिएशन है पब्लिक गुड है। जैसे पब्लिक गवर्नमेंट ज़्यादातर जो काम करती है वो खराबी करती है, महंगे करती है। लेकिन कुछ काम पब्लिक गुड के अंदर आते हैं, जैसे दिफा का हो गया, कोर्ट्स हो गई। उसी तरीके से मनी क्रिएशन पब्लिक गुड है, ये प्राइवेट सेक्टर को लोन के साथ नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब वो लोन के साथ क्रिएट करते हैं तो होता है महंगाई और उस तरह के मसाइल होते हैं। तो दूसरे में हमने प्रपोज किया सॉवरन करेंसी का प्रपोजल। सॉवरन करेंसी का प्रपोजल बड़ा सिंपल है कि रियासत जो है वो मनी क्रिएशन की पावर बैंकों से ले लेगी और विदाउट कर्ज डेट मनी क्रिएट होगी। और कितनी क्रिएट होगी, जितनी आपकी जीडीपी ग्रोथ है, ताकि कोई डिमांड साइड की इन्फ्लेशन ना हो और डिफ्लेशन भी ना हो। और इन तीनों चीज़ों को करने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मेरे और आपके सबके अकाउंट स्टेट बैंक के अंदर हों, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल मनी की टाइप की कोई चीज़ हो जाए। लेकिन उसमें ज़ाहिर है मसाइल बहुत हैं, उसमें बहुत आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्वेलेंस हो सकती है और चीज़ें मसाइल हैं। तो फुल रिजर्व बैंकिंग इफेक्टिवली यही कह रहा है कि बैंकिंग जारी रहेगी, मगर मनी क्रिएशन इस तरह से हट जाएगी कि जितना मेरा और आपका बैंक में पैसे रखा हुआ है उतना पैसा स्टेट बैंकों का स्टेट बैंक में हो। जैसे आज अभी बैंक की मिसाल लें तो अभी बैंक के सब 5 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं, मीज़ान बैंक के 4 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स होंगे। तो इस वक्त उन्होंने 250 बिलियन स्टेट बैंक में रखा हुआ है, 5%, और 5% उनका कैश होता है तकरीबन। फुल रिजर्व बैंकिंग ये कह रही है कि भाई पूरा का पूरा पैसा आपका स्टेट बैंक के अंदर रखा हुआ हो, ताकि आप मनी क्रिएट ना कर सकें। यानी बैंकिंग को, अगर अगर मैं आपको कोई पेमेंट करूं तो मेरा अकाउंट माइनस हो जाता है, आपका अकाउंट प्लस हो जाता है। लेकिन जब बैंक लोन देते हैं तो वो नई मनी क्रिएट करते हैं, और नई मनी क्रिएट से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो तीसरे चैप्टर के अंदर हमने ये दिखाया है पाकिस्तान का केस लेके, और उसमें हमने बेस वही दिया है कि एक आईएमएफ का पेपर था 2013 का, जिसमें उन्होंने अमेरिका का पूरा डाटा डाल के देखा था। दो बड़े इकोनॉमिस्ट को मोहफ वगैरह ने देखा था, जिसके अंदर उन्होंने ये दिखाया था कि अमेरिका के इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमने उसको पाकिस्तान के डाटा पे डाल के जो है उसको किया। हम्म। अ, ये आपको बेल की आवाज़ आ रही है क्या?
नहीं नहीं, मैं- बोलिए बोलिए। अच्छा, हम्म। तो पाकिस्तान के डाटा पे डाल के देखा कि पाकिस्तान के जो मेजर मसाइल हैं कर्जे के, पाकिस्तान के जो मसाइल डेट के हैं, वो किस तरह से हल हो सकते हैं। और चौथा चैप्टर फिर हमने इस बुक का इस तरह से लिया है कि हमने ये देखा कि ये इस्लामिक आइडियाज़ के कैसे मुताबिक है। इस वक्त जो इस्लामिक बैंकिंग हो रही है उसके अंदर वही मसाइल मौजूद हैं जो कमर्शियल बैंकिंग के हैं, कि वो फ्रैक्शन रिजर्व से मनी क्रिएट कर रहे हैं और उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी रेट के साथ लिंक्ड हैं। तो जब तक ये जो है ये वाले मसाइल रहेंगे, तो चौथे चैप्टर में हमने ये साबित करने की कोशिश की है, ये दिखाया है पूरा कि फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग के अंदर इस्लामिक बैंक प्रॉफिट लॉस का काम कर ही नहीं सकते। और फिर पांचवा चैप्टर हमने एफएक्यूज दिए हैं जो लोगों के जहनों में जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वो हमने किए हैं। तो ये बुक हमने कोशिश ये की है कि एट हार्ट या हम प्रैक्टिशनर्स हैं, ज़ाहिर है हमारा मेरा भी और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो सेंट्रल बैंक बहरैन के एडवाइज़र हैं, तो दोनों हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा काम किया है। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं उसमें ये नहीं कि कैपिटलिज्म ख़राब हो गया है या आप कहेंगे मार्केट इकोनॉमी ख़राब है, हम ये कह रहे हैं कि दो बड़े सिस्टम हैं जो करप्ट हो गए हैं, एक टैक्स का सिस्टम और एक मनी का सिस्टम। मनी का सिस्टम ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो गया है कि आप जितना पैसा गवर्नमेंट ले रही है इस टैक्स में, उसका 65% आप इंटरेस्ट में दे रहे हैं, खर्चे का 45% और इंटरेस्ट और टैक्स का 65%। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पहला दिन शुरू होता है तो उसे 50-60% सूबों को देना होता है, 50% इंटरेस्ट दे देते हैं। जब वो इंटरेस्ट देते हैं तो उसके बाद फिर वो हर चीज़ के लिए कर्जे लेते हैं, और ये कर्जे जो है वो महंगाई क्रिएट कर रहे होते हैं। फुल रिजर्व बैंकिंग इसमें ये चीज़ बड़ी इफेक्टिवली हमने ये दिखाया है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट जो बैंकों के हाथों में है वो एलिमिनेट हो सकता है। उसका बड़ा आसान तरीका हमने ये बताया कि जी आज बैंकों का रिजर्व रेशो 5% है, अगर आप 5 को 100 करें, यानी मैं कहूँ कि मेरा अकाउंट 5 लाख रुपए का है, मुझे 1 करोड़ रुपये लेके जाना है, अगर मुझे अमेरिका का वीज़ा चाहिए या कोई ऐसी चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मुख्तलिफ चीज़ें अपनी बेचूंगा, अपने दोस्तों से मांगूंगा, पैसे डालूंगा ताकि अकाउंट मार्कअप हो। अब बैंकों को जब ये कहा जाएगा कि आपको फुल रिजर्व रखना है क्योंकि अब आप मनी क्रिएट नहीं कर सकते, तो 5 से उन्हें 5% 100% लेके जाना है। उनके पास कैश तो नहीं है, उनके पास ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड सुकूक इफेक्टिवली हैं। तो फुल रिजर्व बैंकिंग जो गवर्नमेंट का डेट है उसको एलिमिनेट कर देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप 6,000 बिलियन का जो अब इंटरेस्ट का खर्चा है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और तकरीबन 2,000 बिलियन यानी मनी क्रिएशन अभी तो 15% से हो रही है, तकरीबन हमारी पिछले 50 सालों में पाकिस्तान में कोई 1,200 गुना मनी सप्लाई बढ़ी है, जबकि रियल प्रोडक्शन 9 गुना बढ़ी है। तो हर चीज़ जो है वो तकरीबन आप समझें 100 120 गुना बड़ी महंगी हो गई है, और इसमें हज़ारों गरीब लोग मारे गए। तो फुल रिजर्व बैंकिंग ये कह रहा है, क्या बात कह रही है कि जी आप जितनी रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है जिसके लिए मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उतनी आप क्रिएट करें, जो जो तकरीबन 4% बनेगी पाकिस्तान के केस में, लॉन्ग टर्म जो आपका ग्रोथ रेट है। और ये अमाउंट को 2,000 बिलियन होगा, जिसमें हर गरीब फैमिली को आप अगर 20,000 रुपये महीने के दे सकते हैं, बात 10-12 मिलियन फैमिलीज महीने की बात कर रहा हूँ। और अगर आप सप्लाई साइड पे लगाएंगे तो आप इससे बहुत काम कर सकते हैं। फ्रीडमैन इस बात का बड़ा कायल था कि टैक्सेस के साथ साथ अगर ये मनी क्रिएशन स्टेट के पास हो तो फिर ये बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है। लेकिन हम ये बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मनी क्रिएशन ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास बिल्कुल आप ऐसे दे दें, बिल्कुल स्टेट रूल हो कि जीडीपी ग्रोथ के साथ चलेगी और पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ होगी और विदाउट डेट होगी और उसके स्पेसिफिक यूज़ होंगे। तो फुल रिजर्व बैंकिंग इफेक्टिवली पाकिस्तान को जो दलदल में फंस गया है जहाँ पे उसके पास कोई पैसा नहीं बचता किसी अच्छे काम करने के लिए, कर्जे से बाहर करेगा। कर्जे के नतीजे में क्या होगा कि आप बजट डेफिसिट से बाहर आएंगे, उसके जरा नतीजे में थोड़ा जाकर सा लोन खत्म हो जरा जाए। थोड़ा जी सा आप इसको एग्जामिन कर लें। जी जी। फुल रिजर्व बैंकिंग जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बैंक्स के पास जो पैसा होगा वो सारा जो सेंट्रल बैंक क्रिएट करेगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? यानी कि आप और मैं जब बैंक के पास पैसे रखवाने जाएंगे तो बैंक फिर हमें फीस चार्ज करेगा, बिकॉज बैंक उस पैसे के साथ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? नंबर दो, ये होगा कि फुल रिजर्व बैंकिंग जो आप कह रहे हैं उसमें ये है कि सब, बल्कि बैंकों की जरूरत ही कोई नहीं, फिर तो सेंट्रल बैंक में ही होने चाहिए पैसे। ठीक है ना? और अगर आप बैंकों में करेंगे कुछ तो बैंक तो फर्क है। नंबर एक तो वो। नंबर दो, हुकूमत फिर उस डिसिप्लिन के तहत रहेगी। जो पैसा स्टेट बैंक इशू कर रहा है हुकूमत उससे ज्यादा खर्चेगी नहीं। क्या आप ये करवा सकेंगे कि हुकूमत खर्चेगी नहीं? हुकूमत को जब जजों को गाड़ियां चाहिए हैं 2.5 लाख 3 लाख पे, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे फिर किसी ने तो देने हैं ना। और अगर आप सोचें कि अगर जब इन इन माशाल्लाह मिनिस्टरों को, हमारे जो माशाल्लाह प्रिंसेस हैं, ड्यूक्स ऑफ पाकिस्तान, जब ये जैसे एहसन इकबाल 1 महीने से अमेरिका फिर रहा है, या सादिक 1 महीने से कहीं और फिर रहा है, वो गया हुआ है अपना, पता नहीं कितने सारे फिर रहे हैं, इस पूरी दुनिया की सैरें कर रहे हैं ये। शहबाज साहब मेरा ख्याल पिछले साल में कोई 150 दफा बाहर गए हैं।
वो खर्चे, भाई वो कैनत साहब, वो खर्चे किसी ने तो पैसे देने हैं ना, तो वो खर्चे कहाँ से होंगे? फिर मुझे बताइए, इनके जो शाहाना तौर तरीके हैं, जिन माशाल्लाह ये घरों में रहते हैं, आपने भी देखे हैं, जजों के घर है माशाल्लाह पहाड़ के बिल्कुल साथ, ये मैरियट के सामने, मिनिस्टरों के घर वहां हैं, जहां होटल बनने चाहिए थे वहां इनके घर हैं, ठीक है, जहां ये माशाल्लाह कोई काम होना चाहिए था वहां ये यशी कर रहे हैं, पेट्रोल मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, वो पैसे कहाँ से आएंगे? ये कर्जा, ये तो नहीं कि कर्जे का कसूर तो नहीं है, कसूर तो एक्सपेंडिचर का है, तो एक्सपेंडिचर पे आपका क्या है कहना? जी जी बिल्कुल। आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़े रेलेवेंट ये ऑब्जर्वेशन है। पहले तो मैं आपको फुल रिजर्व, यानी पहले मेरा ख्याल है मैं फुल रिजर्व के बारे में बैंकिंग का बता, हम बात कर लेंगे बैंकिंग कैसे होगी। देखिए इसमें बैंक ये नहीं हो रहा कि बैंक्स खत्म हो जाएंगे। बैंक्स अपना दो काम बैंक करते हैं। एक काम ये करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, कि आप जब पैसे रखवाते हैं तो वो स्टोर करते हैं और उससे पेमेंट करते हैं, एक मनी मनी ऊपर फंक्शन है। और एक ऊपर फंक्शन इंटरेस्ट उनका देते ये हैं। है कि आगे वो इन्वेस्टमेंट या लेंडिंग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं। अब इसमें जब आप फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर ये होगा कि अगर आपने पैसा जो है वो बैंक में रखवाया हुआ है और बैंक ऐसे ही चलेंगे, उनको अपना रिजर्व रेशो पूरा करना होगा। इसके बाद मैं आपको एक आसान सी मिसाल दूं, मेरा आपको तो ज़ाहिर है पता ही होगा, लेकिन मैं आपके ऑडियंस के लिए, कि अगर आज एक फॉर एग्जांपल एक, हाँ, एक इन्वेस्टर है, समझिए एक बेवा है, उसने कोई 50 लाख रुपए जो है बैंक में रखे हुए हैं। उसको तकरीबन 4 लाख रुपए मिल रहे हैं 8% के हिसाब से, अगर उसने किसी सेविंग अकाउंट में इस्लामिक बैंक में रखे हैं या कमर्शियल बैंक में रखे हैं। उसका नुकसान जो है वो समझ लीजिए उसको मिल रहे हैं कि 8%, मगर उसका नुकसान 10-12% हो जाता है, कि मनी की वैल्यू गिर जाती है। फुल रिजर्व बैंकिंग ये कह रहा है कि अब आप जब आप मनी और डेट को अलग कर देंगे तो मनी पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, यानी आपने 50 लाख रुपए रखे हैं उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई रिस्क नहीं ले रहे। और अगर आपको, अब वो बेवा कहेगी आपने बड़ा अच्छा किया कि मेरा 8% 10% का जो लॉस हो रहा था आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही। लेकिन वो कहेगी मेरा तो गुजारा इसी से हो रहा था। तो फिर इसमें फुल रिजर्व का जो दूसरा मोर इंपॉर्टेंट काम है कि एक मनी अकाउंट है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, कि वो अपने 50 लाख रुपए अपने पास से निकालेगी और वो निकाल के किसी कंपनी के अकाउंट में जाएंगे। जैसे 5,000 का नोट अगर मैंने आपको दे दिया, आपके पास चला गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी की भी बिल्कुल यही सिचुएशन हो जाएगी कि वो एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे बैंक। और वही पैसे 50 लाख रुपए किसी कंपनी के अकाउंट में गए, वहाँ से जो उन्होंने कहा उन्होंने अपने मुलाजमीन के अकाउंट में गए, वहाँ से वेंडर के अकाउंट में गए, वो मनी ट्रेवल कर रही होगी, एक्सपेंड नहीं कर रही होगी। और उससे जो रिटर्न आएगा उन्हें रियल रिटर्न होगा। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि फुल रिजर्व बैंकिंग रियल सेविंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। अभी तो देखें ये होता है कि बैंक जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं टेक्सटाइल कंपनीज को कंसल्टिंग किया करता था पीटीसीएल के बाद ना। तो मैंने देखा 2022 में की बात है कि 5-7% रिटर्न इंटरेस्ट रेट हो गए थे। टेक्सटाइल के लिए कोई प्रेफरेबल रेट भी दिया गया, तो सारी टेक्सटाइल कंपनियों ने खूब इन्वेस्टमेंट कर ली, फैक्ट्रियां लगा ली, मशीनें लगा दी। और एक साल बाद जब महंगाई हुई तो वो 20% इंटरेस्ट रेट थे, रो रहे थे बैठे हुए कि भाई ये हमने क्या इन्वेस्टमेंट कर ली, क्योंकि वो रियल सेविंग पे इन्वेस्टमेंट थी नहीं। तो फुल रिजर्व बैंकिंग ये कह रही है कि आपकी जो रियल सेविंग है उस पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बैंकिंग अपना आज दुनिया में इस वक्त जो कमाई है ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज़्यादा है दुनिया भर के अंदर, 40-45% आप कमा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। दूसरा जो आपका सवाल था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट का जो खर्चे हैं वो कैसे पूरे होंगे। देखें ये तो बड़ा तय है कि गवर्नमेंट के अल्ले तल्ले तो आपने बताए, कोई मतलब इससे लोग इनकार नहीं करते। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का जो खर्चा है, जो हमने अपनी बुक में भी दिखाया है कि दिफा के मुकाबले में कोई इंटरेस्ट का खर्चा 3 गुना ज़्यादा है। दिफा 15% हो रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा 45% है, गवर्नमेंट का खर्चा 7% है, और इसके मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा है। और जो गरीबों में आप, ये कहने साहब थोड़ा सा यहाँ मैं चेंज कर दूं। जो इंटरेस्ट का खर्चा है, आप माशाल्लाह मुसलमान आदमी हैं, क्या हजूर ने ये नहीं कहा था कि अपने मुआहदे पे पूरे उतरो? ठीक है जी ना? जब आपने क्यों कर्जा लिया? कर्जा लेने का शौक किसको है? कर्जा लेने का शौक हुकूमत को है, मुझे है। हुकूमत कर्जा लेती, कर्जा किस लिए लिया गया, चले अब गिन लेते हैं। इन्होंने कर्जे लिए अपने शाहाना अंदाजों के लिए। पिछले कर्जे जो है माजी के खर्च कर्जे, उसको हम सब कहते हैं इंटरेस्ट दे रहे हैं। भाई इंटरेस्ट क्यों ना दें, मुझे बताएं प्लीज। आपने सड़कें बनाई बेतहाशा, आप इस्लामाबाद रहते हैं, आपने देखे कितने फ्लाईओवर्स बने? इतने फ्लाईओवर्स की जरूरत थी? आपने देखा कितने अंडरपासेस बने, कितने सिग्नल फ्री कॉरिडोर बने? ये किस लिए बन रहे हैं? इनकी यशों के लिए। आपने देखा प्रोटोकॉल कितने लंबे हैं? अब प्रोटोकॉल के खर्चे कहीं तो जाना है। आपने देखा कितने सरकारी जहाज हैं? आपने देखा ये जो चीजें सारी हैं जो माजी में खरीदी गई हैं, उसका आपने वापस नहीं पैसे करने? क्या मुसलमान ये कहते हैं आप लोग कि हमने कर्जे वापस नहीं करने? नहीं नहीं तो जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नदीर को साहब, गिनते हैं, मैं चाहूंगा मेरी बात जो आप इंटरेस्ट को गिनते हैं, प्लीज उसको ये भी गिने कि वो आपके माजी के मुआहदे हैं जिसके आप पैसे दे रहे हैं। ये कहना कि वो बढ़ गए हैं, तो फिर अपने हुक्मरानों को पकड़े जिन्होंने अपने लिए पैसे लिए थे, क्यों लिए थे? हम्म।
ठीक है। आपने मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर लूँ तो फिर अच्छा हो जाएगा, ताकि आप मेरा पूरा मौक़िफ़ समझ लें। देखिए, मैं 1998 में मैंने कराची फर्गसन से सीए किया। उस वक्त से मैं टैक्स को ना कमेंट्री लिख रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। उस हम्म, वक्त भी सबसे बड़ा खर्चा था इंटरेस्ट का खर्चा, और आज तो होगा वो 50% पे पहुंच गया है। तो होगा। इंटरेस्ट, हाँ, तो अब मसला ये है कि हम इस बुक में हम ये आप बता देखें रहे ना, हैं। मैं आपके हुक्मरान भाग रहे। अभी सऊदी अरेबिया से कल ही मुआहदा हुआ है कि 2 बिलियन हमें और दे दो, रख लो यहाँ। ठीक है। आप भीख मांगते हैं, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं तो क्यों सही नहीं बढ़ेगा सही भाई। अब नहीं, ये कहना कि इंटरेस्ट बढ़ गया, ये तो मुझे आप लोगों की बात पे अजीब बात लगती है। सारे हमारे अकाउंटेंट कहते हैं इंटरेस्ट बढ़ गया। वो भाई क्यों अच्छा नहीं बढ़ेगा। अच्छा नदीम, मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि अब मुझे आप 2-3 मिनट दीजिएगा, ताकि मैं अपना एक्सप्लेन कर लूँ बात मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, इसमें पाकिस्तान का इस वक्त जो कर्जा है, अगर आप पूरा कर्जा देखें तो 35% आप समझें फॉरेन कर्जा है, 65% डोमेस्टिक है। लेकिन जो डोमेस्टिक कर्जे पे इंटरेस्ट है वो तकरीबन 85% है, क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है इस वक्त। तो इस साल का जो, अगर आप बजट, और पिछले सालों का बजट भी ऐसा ही होगा तकरीबन, कि 8,000 बिलियन का अगर हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है, 7,000 बिलियन हमारा लोकल डेट पे भी जा रहा है। ठीक है। फुल रिजर्व बैंकिंग ये कह रही है कि जी, मनी की क्रिएशन की पावर हिस्टोरिकली जो है वो रियासत के पास रही है। पिछले 100 सालों में फ्रैक्शन रिजर्व के थ्रू ये चली गई है बैंकों के पास। तो अगर ये वाली जो जो पब्लिक गुड है मनी क्रिएशन, हम बैंकिंग को कोई नेशनलाइज करने की बात नहीं कर रहे, हम बैंकिंग ऐसे ही चलेगी, बैंकिंग में वैसे ही इन्वेस्टमेंट होगी, वैसे ही वो होगा। जो मनी क्रिएशन की पावर अगर इस रियासत वापस ले लेती है, तो डोमेस्टिक कर्जा स्ट्रक्चरली खत्म हो जाता है। और सर उस जी, पर ये बात सुनिए। मैं पूरी बात सर कर जी लूँ सर, मैं प्लीज पूरी एक नहीं, दफ़ा मैं कहना साहब, ये आप कुछ बातें गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी बात कर नहीं लें फिर आप। नहीं, देखिए, ये मैं तो आपको नहीं काट रहा, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल नहीं काट रहा। देखिए, मैं मैं कह रहा हूं अगर आप मार्स की बात करें तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं पाकिस्तान की बिल्कुल बात कर मार्क्सिस्ट। रहे हैं कि नहीं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पहले बताइए, हुकूमत खर्चे कम क्यों नहीं करती? अच्छा, फुल रिजर्व बैंकिंग, एक सेकंड, फुल रिजर्व बैंकिंग आप कह रहे हैं ना, आईएमएफ ने आपको सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी की लॉ पास करवाई, 3 दफा पास करवाई, एक दफा नहीं। वो 1990 में भी करवाई थी, फिर अभी फिर करवाई है। क्या हुआ है? ऑटोनॉमी आई है? नहीं आई ना। क्यों? क्योंकि डार साहब कहते हैं मैंने खर्चे करने हैं और मैंने एक्सचेंज रेट कंट्रोल करनी है। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमने खर्चे करने, हम नहीं रोक सकते। आईएमएफ रोक रोक के तंग आ गई, कहते हैं हमने खर्चे नहीं रोकने। तो मुझे बताइए, फुल रिजर्व बैंकिंग इन खर्चों के साथ चल सकती है? ये बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे जो ये जो फुल रिजर्व बैंकिंग की जो बात हो रही है, वो डोमेस्टिक डेट की बात हो रही है, जहाँ 85% 90% जा रहा है। फॉरेन कर्जों की हम आखिर में बात कर लेंगे, फॉरेन कर्जों के क्या मसाइल हैं वो नहीं आपको नहीं, भी मैं पता है, मुझे। मैं डोमेस्टिक डेट की भी बात करता हाँ, हूँ। डोमेस्टिक डेट नहीं, से चले, हाँ, थोड़े अब मैं डोमेस्टिक। आप क्या चाह रहे हैं कि हम जो विडोज एंड ऑर्फन का डेट है उसको खत्म कर दें, नहीं माफ नहीं, कर दें? बिल्कुल। आप मेरी तो बात मेरी मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन देखें, जो भी मैं बात बता रहा हूँ ये मेन स्ट्रीम सोल्यूशन है। ये फ्रीडमैन से लेके फिशर सबका, अगर आप उनकी बुक पढ़ें तो क्लियरली वो कह रहे हैं इससे डोमेस्टिक डेट स्ट्रक्चरली खत्म हो जाता है। फ्रीडमैन मेरा उस्ताद था, मैं मैं आपको मानता इसे, हूँ बिल्कुल। पर फ्रीडमैन ने स्ट्रक्चर ही खुद खत्म हो कहा जाएगा। था, क्या? फ्रीडमैन ने खुद कहा था कि 100% रिजर्व बैंकिंग पॉसिबल नहीं है इस नहीं, सिस्टम में, अच्छा क्योंकि देखें हुकूमत स्ट्रक्चरली। पे डिसिप्लिन नहीं है। जी अच्छा, बताइए। आप मुझे सिर्फ 2-3 मिनट एक्सप्लेन करने दीजिएगा आप, ताकि मैं फुल रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकूं आपको ना, फिर बताइए। ताकि बात आपके ऑडियंस समझ सके। और वरना वो ये बताइए कि जो हुकूमत पागलों की तरह खर्चे करती है, जिसको शौक है पूरी दुनिया की सैर करने का, जिसको शौक है शाहाना अंदाज में रहने का, जिसको शौक है माशाल्लाह इधर उधर पैसे फेंकने का, कि हमने लैपटॉप बांटने हैं, हमने ये बांटने हैं, हमने ये करना है, वो करना है, वो कैसे गुजारा करेगी बगैर अच्छा कर्जा नहीं? देखिए, मैं आपसे जो गवर्नमेंट के जो बेकार के खर्चे हैं, मैं आपसे उससे मुत्तफिक हूँ अभी ये बात। अब लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एलिफेंट इन द रूम जो इस वक्त कमरे के अंदर है, वो क्या है? वो आपका इंटरेस्ट का खर्चा है, और वो डोमेस्टिक डेट के ऊपर है। पहली नहीं, बात ये तो ये नहीं मैं समझ लें कि, मानता। हाँ मैं बस, बिल्कुल नहीं मानता। अब मुझे आप फ्रेम नहीं करने दें सर, पूरी बात। ये मुझे बताइए, वो कर्जा लिया क्यों गया था? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं। वो अब कर्जा हवा में गया था, वो कहाँ देखें, गया था? पिछले 3 सालों के अंदर अगर आप पाकिस्तान का, क्योंकि हम तो बजट को देख रहे होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को, इस पे वो भी हो रहा होता है, एडवाइस भी हो रही होती है। पाकिस्तान का जो मेन जो खर्चा है, यानी अगर आप 60% जो लोन ले रहे हैं, जो डेफिसिट है, वो इंटरेस्ट के खर्चे की वजह से। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जो सबसे बड़ा खर्चा है वो इंटरेस्ट का है। फुल रिजर्व बैंकिंग क्या कह रहा है? फुल रिजर्व बैंकिंग ये कह रहा है कि भाई, ये जो मनी क्रिएशन है ये पब्लिक गुड है। ये बड़ा ढकोसला है कि गवर्नमेंट हर महीने जाए 500 बिलियन रुपए बैंकों से लोन। 500 बिलियन का मतलब आप समझें कि लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तीनों की मेट्रो बसेस मिला लें, ये हर महीने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट देने के लिए 500 बिलियन लेती है। या आप ये समझ लें कि पूरा आपका जो एहसास प्रोग्राम है उसकी रकम के बराबर है, हर महीने ये ले रहे हैं। अगर ये सिलसिला, अगर ये जो आपका जो फुल रिजर्व बैंकिंग से आप सॉवरन मनी पावर अपने पास ले लेते हैं, जो बड़ा मेन स्ट्रीम सोल्यूशन है, तो आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक कर्जे को स्ट्रक्चरली ख़त्म कर देते हैं। वो मैंने आपको बताया किस तरीके से,
कि जो बैंकों की रसीदें इस वक्त हम बैंकों के पास पैसे रखवाते हैं, बैंक 5% रख के 95% गवर्नमेंट को देते हैं। कितना बड़ा ढकोसला है कि एक जो है, जो आनंद गवर्नमेंट जिसके साहब, पास क्रिएशन की कि आनंद पावर है, साहब वो कैसे खत्म हो जाएगा? कि आनंद साहब एक चीज सामने पड़ी है, या तो आप बंदूकों से उन बंदों से कहेंगे भाई ले, या उनसे पैसे छीन लेंगे। नहीं नहीं आपका नहीं। डोमेस्टिक डेट, एक सेकंड, कैसे? आपका डोमेस्टिक डेट बढ़ा है कि नहीं पड़ा? मैं आपको ये पड़ा बता है रहा हूँ ना? कि खत्म होने का तरीका ये होता है, खत्म होने का खत्म तरीका कैसे होगा, प्लीज बताइए कैसे? अब आप मुझे 2-3 मिनट दे दीजिएगा। देखिए, खत्म होने का तरीका ये है कि इस वक्त बैंकों की अगर आप बैलेंस शीट जाके देखें, जिनके पास डोमेस्टिक डेट पड़ा हुआ है 80-90%, हम्म। उनके पास हमारे और आपके डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने 5% रखा हुआ है कैश, 5% रखा हुआ है नहीं स्टेट नहीं, बैंक के वो तो अंदर। मैं बात समझ गया, पर एक डेट अभी पड़ा है, जो पड़ा है ना, ये आप एक चुटकी से नहीं खत्म कर सकते। खत्म, ये जो ये डेट मैं आपको पड़ा है समझ, ना, यही हम कह रहे हैं। इसको आपने मुझे बताइए, एक मुसलमान की हैसियत से इसको आप वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पहले ये आपको बताओ। देखिए, मैं आपको इसको ये वापस करेंगे, ये बता दीजिए, इसको वापस बिल्कुल, करेंगे कोई कि नहीं कोई करेंगे? मुआहदा चेंज, कोई मुआहदा चेंज वो नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि स्टेट बैंक जाके अगर इस वक्त रिजर्व रेशो अपना 5 से 100 करता है, कर दे। अब 500 कर दिया, तो इसका कर मतलब दिया। है कि बैंकों को अपना अकाउंट स्टेट बैंक में बढ़ाना है। रिजर्व पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनके पास कैश तो नहीं है, उनके पास कैश नहीं है, 5% है, 5% स्टेट बैंक में। आपने 95% किया। उनके पास क्या पड़ी हुई है? उनके पास इंटरेस्ट इंटरेस्ट बेरिंग डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, सुकूक पड़ा हुआ है उनके पास, ट्रेजरी बेस पड़े हैं, बॉन्ड्स पड़े हैं। इफेक्टिवली ये सारा का सारा स्टेट बैंक के पास ट्रांसफर हो जाएगा। और स्टेट बैंक जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट की एक जेब है, तो उसका प्रॉफिट तो वैसे ही वहीं चला जाता है, कैंसिल आउट करेगा वो हमारे प्रपोजल में, वो खत्म होगा पाकिस्तान का डेट। फिर बैंकिंग किस तरह काम करेगी? बैंकिंग इस तरह काम करेगी कि बैंकों का एक मनी सेक्शन होगा, जिसमें आपने कहा कि वो तकरीबन मनी की वैल्यू नहीं करेगी, वो 1% तक के उस पर फीस लगा सकते हैं। एक और सेकंड, एक सेकंड। जब ये चला गया, लेट से, अभी जो डेट है, मतलब 65% जीडीपी फॉरेन डेट है, सॉरी लोकल डेट, लोकल डेट चला गया स्टेट बैंक के पास। ठीक। अब जो बैंकों का बैंकों के पास जो पैसा पड़ा है, ठीक है, मेरा पैसा पड़ा है, आपका पड़ा है, वो उसका क्या होगा? उसका देखें, उसका मैंने आपको बताया कि जैसे इस वक्त अगर एक बैंक की मिसाल ले लें, हबीब बैंक की, 5 ट्रिलियन के उनके पास डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। हाँ। हम्म। उन्होंने 5% कैश रखा हुआ है, बकिया उनका स्टेट बैंक में होगा। अब उनको अगर किसी पे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मैं और आप दोनों हबीब बैंक के नहीं अंदर नहीं, हैं। इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, मैं तो अच्छा, बात कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ 65% ऑफ जीडीपी, मैं आपको बिल्कुल। रफली रफली कोई 2.5 ट्रिलियन रुपया, नहीं सॉरी, ढाई ढाई 250 बिलियन डॉलर, जिसको आप कन्वर्ट कर लें टू रुपीज, वो ये डोमेस्टिक डेट है। ठीक है। हर अकाउंटेंट की नजर होती है इस डोमेस्टिक डेट पे। सारे मेरे दोस्त कहते हैं इस डेट को खत्म कर दो, इकोनॉमिस्ट भी बेवकूफ जो है ना इस पे लगे हुए हैं कि डोमेस्टिक डेट बस खत्म कर दो, लोगों की जेब में हाथ डालो, और नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह इन बिल्कुल। मिनिस्टरों देखें, की जेबों यहाँ में आप पैसे नदीम साहब, डालो। मैं थोड़ा सा आपसे वो ये करूंगा, लोग, ये मुझे मैं आपसे समझ नहीं डिफर आती करूंगा। आप मैं लोगों कहीं ये नहीं की। कह रहा कि मैं आप लोगों की जेब पे हाथ डाले। मैं क्या कह रहा हूँ, देखें अभी क्या क्या हो रहा क्या है? है। हम ये कह रहे हैं जो ये रिजर्व जादू हो रहा है, मुझे लग रहा है जादू हो हाँ रहा है। हाँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें, जी ताकि मैं आपको बोले, समझा सकूं कि इस वक्त समझा जो है, दिए ना इस आप। वक्त जो बैंकों के पास जो पैसे रखे हुए हैं, उन्होंने क्या किया हुआ कैमरा है? फिर पाँच ऊपर परसेंट कर स्टेट दें, बैंक में रखा हुआ है, और कैमरा नाइन्टी फिर ऊपर परसेंट कर दें। उन्होंने गवर्नमेंट को दिया हुआ है। जब आप रिजर्व रेशो बढ़ाते हैं, 100% करते हैं, तो बैंकिंग जारी रहती है, क्योंकि बैंक जो है ना, वो हम्म। पेमेंट कर सकेंगे, मेरी और आपकी इधर से इधर ट्रांसफर कर सकेंगे, वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे, मगर रियल सेविंग पे करेंगे। वो मनी को एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे। देखिए, रिजर्व रेशो ना मनी को एक्सपेंड कर देता है। अगर आप रिजर्व रेशो कम कर दें, 5% रिजर्व रेशो रखें, मनी मल्टीप्लायर 20 टाइम्स होगा, ठीक है। बकिया बैंकिंग का जो असल काम है, देखिए बैंकिंग का काम हमने क्या पढ़ा है अपनी बुक्स में, हम इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बैंकिंग का काम ये है कि प्रोडक्टिव लोगों से पैसे ले, प्रोडक्टिव कामों में लगाए। ये काम फुल रिजर्व में जारी रहेगा। किस तरह जारी रहेगा? कि अगर मैं और आप स्टेट बैंक हबीब बैंक में हैं दोनों, मैंने आपको पेमेंट की, हबीब बैंक अपने पास से ट्रांसफर कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। अब मैंने ही कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है 50 लाख रुपए, तो हबीब बैंक अपने अकाउंट को माइनस करके किसी कंपनी के अकाउंट में डालेगा। रिजर्व उसका पूरा 100% रहना पड़ेगा, मनी क्रिएट नहीं कर सकेगा। बकिया इन्वेस्टमेंट भी होगी, रियल सेविंग भी होगी, और पेमेंट भी होगी, और मीडियम एक्सचेंज के तौर पर भी करेंगे। और ये दुनिया में ये जो बात हो रही है, आप ये जो कि भाई ये फुल रिजर्व में कहीं ये बात नहीं हो रही कि बैंकिंग खत्म हो जाएगी। बैंकिंग रियल सेविंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी। मीडियम एक्सचेंज मनी, देखें मनी का के दो ही काम होते हैं ना, एक मीडियम एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू। गवर्नमेंट के डेफिसिट का क्या बनेगा? गवर्नमेंट का डेफिसिट का तो बड़ा सिंपल ये बता रहा हूँ कि अगर आपने हमने बुक में अगर आपको देखने का मौका मिला हो, तो उसमें ये डेट गवर्नमेंट स्टेट बैंक के पास चला जाएगा। और स्टेट बैंक क्योंकि गवर्नमेंट की एक जेब है, और उस डेट को इरिडेबल बॉन्ड कर दें, जीरो कर दें, तो गवर्नमेंट का जो 6,000 बिलियन का इंटरेस्ट का खर्चा है वो खत्म हो जाता है। और 2,000 बिलियन की यानी कि वही बात कर रहे हैं, देखिए आप राउंड अबाउट तरीके से एक ही बात कर रहे हैं। जरा कैमरा ऊपर कर लें प्लीज। जी जी। राउंड अबाउट तरीके से आप एक ही बात कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल हर माशाल्लाह
इस्लामिक इकोनॉमिक्स का जो होता है ना स्कॉलर, वो यही बात करता है नहीं नहीं, मेरा नहीं कि ख्याल, राउंड मेरा ख्याल अबाउट इस्लामिक इकोनॉमिक्स की तरीके बात से, कर रहे हैं। राउंड इस्लामिक अबाउट इकोनॉमिक्स की तरीके बात से, नहीं कर रहे हैं। अब देखें, इस्लाम। अब देखें, अब जो इस्लामिक बैंकिंग में जो बड़ी मजेदार बात हुई है ना, वो ये हुई है कि लोगों की खाल उतारी जा रही है। कि आप डिफरेंस देख लें इस्लामिक बैंक के रिटर्न का और ऑर्डिनरी बैंक के रिटर्न का, लोग बेचारे मारे जा रहे हैं अपने फेथ में, ठीक है, क्योंकि उनका रिटर्न बहुत लो है। जितने, इनफैक्ट मजेदार बात यह है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने फुल इस्लामिक बैंक बन गया, उसने देखा यार इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये जो डेट है, ये डेट, गवर्नमेंट का जो डेट है मेरे पास भी है, सबके पास है। ये नहीं है कि डेट सिर्फ बैंकों के पास है। 90%। अफसर, इस वक्त जो 55 ट्रिलियन का डेट है, उसमें से सर, 45 ट्रिलियन बैंकों के पास है, सर यू की यू बात आर कर रहे हैं। सर यू आर एन अकाउंटेंट, ठीक है ना। ये मुझे नहीं हैरानी नहीं हाँ, नहीं, मैं आप, मैं आपको मैं आपको मैं आपको ये, आप सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, मैंने पिछले 5-7 साल में पढ़ी ही इकोनॉमिक्स से ज़्यादा। जी, मेरी जितनी अकाउंटिंग की नॉलेज थी ना। लेकिन और मैं दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने दूसरी बात ये की कि मैं इस्लामिक बैंकिंग का बिल्कुल भी, इसका करंट बैंकिंग का मैं नहीं हामी हूँ। क्योंकि नहीं नहीं, इस्लामिक मसला ये बैंकिंग है। भी फ्रैक्शनल रिजर्व से मनी क्रिएट कर रहे हैं। और उसी जब आप मनी क्रिएट करते हैं तो आपको हिदायत ये होती है कि स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के साथ लिंक रखें अपने प्रॉफिट को। तो उनके जी, सारे प्रॉफिट के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो क्या हैं, वो हैं स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के साथ लिंक्ड हैं। और फुल आप रिजर्व यही कह बैंकिंग रहे के हैं। अंदर, फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर जब आप मनी और डेट को आप अलग कर देंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम आपको इनेबल करेगा कि अब आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सके। पिछले दिनों मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक जगह कह रहे थे कि आखिर बैंक जो है मुदारबा मुशारका क्यों नहीं करते, वो क्यों मुराहबा और सुकूक करते हैं जो डेट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीज़ होते हैं। तो हमने अपनी बुक में लिखा है कि अगर आप फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में हैं तो आप चाहें भी तो आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि आपके बैंकों के पास जो पैसा होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, आप शाम को निकाल लें मीजान से जाके, और वो रिस्क फ्री होता है, आप कोई रिस्क नहीं लेते। तो आप ये चाहें कि बैंकिंग जो है वो कोई प्रोडक्टिव काम कर ले आगे, वो नहीं कर सकती। उसके पास सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे, या फिर ऐसी कंपनियों के जहाँ पे कैपिटल बफर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेस्ट के अंदर मॉर्गेजेस में करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग की जो आप बात कर रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ जो है ना वो बैंकिंग को चैलेंज कर रहा है, मनी सिस्टम को चैलेंज कर रहा है कि आखिर ये जो पब्लिक गुड है ये प्राइवेट सेक्टर के पास क्यों चला गया है। और ये वो हम्म, मनी कैसे क्रिएट कर रहे हैं, जबकि लॉ में अगर आपका कोई पड़ोसी 5,000 का नोट छापे तो आप उसको सजा दिलवाएंगे 10 साल की। हर बैंक जो है वो लोन के सूरत में मनी क्रिएट कर रहा है। और उसके नतीजे में एक तरफ महंगाई, एक तरफ कर्जा, उसके नतीजे में जो है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलियन थ्योरी आपने पढ़ी होगी बिजनेस साइकिल, उसमें मेन मसला ये है कि बैंक अच्छे हालात होते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, बबल्स क्रिएट होते हैं, फिर वो रिसेशन आता है। फाइनेंशियल सिस्टम इतना फ्रेजाइल है कि पाकिस्तान में तो चले बड़े बैंक हैं, अमेरिका में आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा कि हर हर साल 5-6 बैंक डिफॉल्ट कर जाते हैं। ये नहीं होता कि प्रॉफिटेबिलिटी का मसला है। अगर 5% से ज़्यादा लोग उनके पास पहुंच जाएं काउंटर पे कैश लेने के लिए तो वो डिफॉल्ट कर जाते हैं क्योंकि उनके पास सॉवरेन मनी नहीं है। इसकी मैं आपको बड़ी अच्छी से मिसाल दूं आपके ऑडियंस के लिए, आपको तो ज़ाहिर है सब चीज़ें मालूम ही हैं। एक आपके ऑडियंस के लिए कि जब बैंकिंग शुरू हुई थी 17वीं सदी में, उससे पहले तो सिक्के थे, कॉइन्स, डॉलर पाउंड भी सिक्के ही हुआ करते थे, दरहम दिनार भी होते थे। 17वीं सदी में जब बैंकिंग शुरू हुई तो लोगों ने जाके सिक्के जाके सुनारों के पास रखवाए। ये इनिशियल टाइम के बैंकर्स थे, उन्होंने रसीदें इशू कर दी, आईओयूज। और ये आईओयू जो है ना उससे ट्रांजैक्शन होने लगी। सुनारों ने ये सोचा उस ज़माने में, जाहिर है कि भाई लोग हमारे पास सिक्के लेने तो नहीं आते, हमारे पास 100 सिक्के हैं, हम 300 रसीदें इशू कर दें। अब वो जो 300 रसीदें इशू करें और उससे हम परचेजिंग पावर देंगे, रसीद जब किसी को देंगे उससे सूद कमाएंगे। तो ये काम शुरू हुआ। और उस ज़माने में तो बड़ा फ्रॉड समझा गया कि भाई ये किस तरह से हो रहा है, 100 सिक्के हैं, 300 रसीदें इशू कर दी। तो इंग्लैंड की, और फिर ये भी हुआ कि लोग पहुंच गए उनके पास, उनको जेल जाना पड़ा, आज की ज़बान में बैंक रन हो गए। लेकिन फिर यह हुआ कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने 1840 का एक्ट पास किया कि कोई प्राइवेट इदारा नोट नहीं इशू करेगा, सिर्फ हम करेंगे। और इंग्लैंड वॉज द डोमिनेंट पावर एट दैट टाइम, तो होल अमेरिका, यूरोप ने उसको फॉलो कर लिया। प्राइवेट क्रिएशन ऑफ मनी जो शुरू हुई थी कुछ अर्से में ख़त्म हो गई। लेकिन गुजशत 2 सालों में यह हुआ है कि ग्रेजुअली ये जो अब पहले जो नंबरों से, जो पहले जो यानी कमोडिटी से पेपर पे आई थी मनी, अब वो नंबरों में चली गई है। इस वक्त बैंक नंबरों में मनी क्रिएट करते हैं, और ये इतना आहिस्ता आहिस्ता हुआ है कि इस वक्त दुनिया में 97% जो ट्रांजैक्शन हो रही है इन वैल्यू बैंकों के नंबरों में हो रही है। उनको वही ताकत मिल गई है जो उन सुनारों के पास थी कि वो नंबरों में मनी क्रिएट करते हैं मल्टीप्लायर फ्रैक्शन रिजर्व के थ्रू। बिल्कुल इस तरह हुआ है कि जैसे आप एक मेंढक को गर्म पानी में बैठा दें, गर्म करते जाएं, पता भी नहीं चलेगा मर गया वो। तो ये आज दुनिया में जो बहुत बड़ा मसला मॉनेटरी साइड पे हो गया है वो यही हुआ है कि इतना हर बंदा लोन में, यानी अमेरिका से जापान तक हर गवर्नमेंट लोन, अमेरिका यूरोप के अंदर जो पर्सनल डेट है, हाउस होल्ड डेट है, वो 70% ऑफ द जीडीपी जा चुका है। हर गाड़ी, हर मकान लोन के अंदर। मेरा और इसका नुकसान यहाँ पे तो हम इन्फ्लेशन सहते हैं, अमेरिका यूरोप में आपको मालूम होगा कि मकानों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि जो 70 साल पहले मकान अपने थे लोगों के, वो सब डेट पे जा चुके हैं। हमारा एक बड़ा अच्छा मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, वो कहने लगा कि मेरा जो है बाप जो है बड़ी मीडियोकर जॉब करता था, 1970 की बात करने लगा
इंग्लैंड का था। कहने लगा उसके पास अपना मकान था। आज मैं और मेरी बीवी हाई प्रोफाइल जॉब कर रहे हैं, मगर मकान खरीदने का नहीं सोच सकते। तो पूरा सिस्टम हमने ना इंटरेस्ट के अगेंस्ट इंट्रेंच कर लिया है। 1% इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ता है, चीखें निकल जाती हैं लोगों की, क्योंकि आपके मॉर्गेज की कीमत बढ़ गई या आपके और मसाइल हो गए। तो हम इसमें ये बता रहे हैं कि भाई ये जो मनी क्रिएशन का सिस्टम है ये पब्लिक गुड है, इसको सियासत के पास वापस आना चाहिए। इसके फायदे, इसका फायदा सबसे पहले बड़ा जाहिर है कि अगर डेट खत्म होगा तो डेफिसिट खत्म होगा, डेफिसिट खत्म होगा तो लोन, लोन खत्म होगा तो इन्फ्लेशन। ये चारों चीजें लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। तो इस ये जो है, जो ढकोसला बनाया हुआ है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि भाई आप हर महीने जाके कमर्शियल बैंकों से आप मनी क्रिएट कर सकते हैं। मनी आप देखें, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है कि अगर सेंट्रल बैंक नोट छापे या कमर्शियल बैंक लोन इशू करें, दोनों सूरतों में मनी इन्फ्लेशन वैसे ही होता है। अगर वो 500 बिलियन का नोट छाप दें या 500 बिलियन का वो कर दें, दोनों सूरतें मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हार्ड मनी सेंट्रल बैंक क्रिएट कर रहा है, उस तरह से सॉफ्ट मनी भी सेंट्रल बैंक क्रिएट करे, बगैर कर्ज के साथ क्रिएट करे, ताकि और वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो, और उतनी क्रिएट करे जितनी आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ताकि कोई महंगाई का सवाल ना हो। तो ये सिस्टम जो है ना, ये पाकिस्तान जो दलदल में फंसा हुआ है उस दलदल से निकालने की बात है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि पिछले दिनों जब ये 2008 का वो हुआ था रिसेशन, तो इस पे बहुत रिन्यूड वो था। इस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बात हुई, स्विट्जरलैंड के अंदर इस पे एक वो हुआ है अभी रेफरेंडम 2018 में, 1 लाख लोगों ने उसको साइन ऑफ किया। और वो कामयाब तो नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई हमारी बैंकिंग तो सबसे बेहतर है, उनका तो इंटरेस्ट रेट 2% है, हमारा 20%, हमारा टैक्स का 50% वहाँ जा रहा है, उनका तो नहीं जा रहा। लेकिन दुनिया में ये बात हो रही है कि मनी सिस्टम जो आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, इस ये एक तबाही की जड़ है। और फिर जाहिर है दूसरा जो मौजू है वो टैक्स का है, वो आज हम मौजू पे बात नहीं कर रहे। तो इस पे मेरा ख्याल है कि हमें इस पे बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान को वो जो आपकी बातें हैं, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि गवर्नमेंट को बड़ा सेंसिटिव खर्च करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का पूरा खर्चा सारे आप मिला लें तो वो 7% ऑफ द एक्सपेंडिचर है, जबकि इंटरेस्ट का खर्चा 45% है। तो अगर उससे 7 गुना ज़्यादा है, तो आप जैसे माशाल्लाह जिनको जो बाइल लोग हैं, उनको ये बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ अहम है इस वक्त, पहले जो आप ख़त्म कर सकते हैं। और वो ख़त्म करने के लिए हम कोई माहिदे ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रिजर्व रेशो का गम स्टेट बैंक के पास इख्तियार है, इंटरेस्ट रेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। आप रिजर्व रेशो आप 100% करें, आपका स्ट्रक्चरली डेट खत्म हो जाएगा जो बैंकिंग के हाथ में। और ये मैं जो आईएमएफ का आपने 2013 का पेपर देखा होगा, जिसमें 2 इकोनॉमिस्टों ने अमेरिका का भी ये दिखाया है पूरा डीएसजी मॉडल पर डाल के, कि उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट उन्होंने बताया है कि जी उससे वॉलेटिलिटी खत्म हो गई इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि बार बार जो रिसेशन इन्फ्लेशन हो रहा है वो खत्म, फिर उनका भी सब्सटेंशियली डेट खत्म हो रहा था। फिर तीसरी बात जो बहुत लोग इतराज़ करते हैं कि इससे मनी सप्लाई खत्म हो जाएगी इसके लिए, लेकिन उन्होंने दिखाया कि कोई इसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि बेहतर है। और पाकिस्तान में हमने बुक ने हमने ये दिखाया है कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के पास तकरीबन 12 ट्रिलियन का आपने कस्टमर एडवांसेस हैं, जो लोन आपने दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये तकरीबन 20 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। गवर्नमेंट डेट खत्म हो जाएगा, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो ये जो सिस्टम है सॉवरन मनी का सिस्टम, जिसमें बैंकों का बिजनेस जारी रहेगा, एक्चुअल काम पे वो रिटर्न होंगे, जो उनकी साउंड फुटिंग पे बैंकिंग आ जाएगी। बैंक डिफॉल्ट नहीं हो सकते इसके अंदर, क्योंकि बैंकों के पास जितना पैसा है वो स्टेट बैंक में रखा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट में वो अपना असल काम कर रहे होंगे, जो उनका असल काम है करने का। जी। अब आपने एक्सप्लेन कर दिया। जी जी बिल्कुल। देखिए, the reason you can't have 100% reserve banking is because the government doesn't behave itself. The reason you have loans is because the government doesn't behave itself. अमेरिका का जो डेट है वो ऑर्डिनरली क्रिएट नहीं हो, क्रिएट हुआ बिकॉज द गवर्नमेंट डजंट बिहेव इटसेल्फ। आपने देखा है डेट लिमिटेशन लॉ हमने भी बनाई, उन अमेरिका ने तो बहुत पहले बनाई थी, हमने कॉपी की। कोई उसको ऑब्जर्व करता है? अमेरिका में कम से कम उनकी गवर्नमेंट बंद होती है और फिर वो डेट बढ़ाते, लिमिट बढ़ाते। हम लोग तो डेट लिमिट क्रॉस कर देते बगैर देखे। ठीक है, ये जो बात है कि गवर्नमेंट का रनिंग खर्चा 7% है, आप तो अकाउंटेंट है भाई, ये तो बहुत ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं अपने फेवर में, अपने डिफेंस में। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अगर उनका खर्चा 7% है तो मुझे बता दीजिए अय्याशियां कहाँ है? अगर उनका खर्चा 7% है तो ये जो सारे भागी फिरते हैं पूरी दुनिया में, फर्स्ट क्लास ट्रैवल हो रही है, सरकारी जहाज है, ये कहाँ है? ये 7% पे है। ये मैं तो सही नहीं। 1 ट्रिलियन का अमाउंट है ना, ये सात ठीक है परसेंट का जी। मतलब 1 ट्रिलियन का अमाउंट, एक नहीं, हजार एक बिलियन भाई मैं मानता हूँ, पर बात तो सुन लेना, मेरी भी बात सुन ले। ये खर्चे कहाँ हैं? ये जो इनके शाहाना अंदाज हैं, ये जो इनके घर है, ये जो, मुझे बताइए, सर्कुलर डेट सिर्फ 5 ट्रिलियन है इस वक्त, मिला के गैस का और बिजली का। वो कहाँ है? वो आप जैसे अकाउंटेंट ने इनको समझाया हुआ है कि एक वो बना दो एंटिटी, क्या उसको कहते हैं, एसपीवी बना के उसमें डाल दो। ठीक है, ये जो एसओई के खर्चे, एसपीवी पीआईए का जो है डेट,
मेरे ख्याल 400 या 500 बिलियन रुपए का है, नहीं नहीं ट्रिलियन का, सॉरी, वो इन्होंने डाल दिया है वहां एक एसपीवी में। तो ये एसपीवी में चीजें डाल के इधर उधर करके ये आपको कहते हैं हमारे खर्चे 7% है। नंबर दो, अगेन आप अकाउंटेंट है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनके जो वो हैं एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, कोई एसेट्स चेक करते हैं गवर्नमेंट के क्या है? आप जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करते हैं एसेट चेक करते हैं कि नहीं करते? बैलेंस शीट बनाते हैं कि नहीं बनाते? जी बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट की बैलेंस शीट कोई है? हमारी गवर्नमेंट की बैलेंस शीट कोई नहीं बनाते। आप अकाउंटेंट्स नहीं बनाते ना। मेरे मुझे तो जो हैरानगी होती है, अकाउंटेंट सारे इकोनॉमिक्स में आना चाहते हैं, अपना काम नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट की बैलेंस शीट कहाँ है? और देखिए गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बैलेंस शीट, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की, बैलेंस शीट इस तरह से होती है कि गवर्नमेंट की बैलेंस शीट दुनिया भर में उसकी ओवरऑल वो देखी जाती है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, लेकिन जाहिर है उसका बेनिफिट, मेन मसला गवर्नमेंट का पीएनएल देखा जाता है कि आप कितना ला रहे हैं और कितना जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल ये करूं कि अगर आपको गवर्नमेंट इस वक्त वजीर खजाना बना दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस वक्त मसला ये है कि उसे 60% देना है सूबों को, फेडरल गवर्नमेंट को 50% जब उसको इंटरेस्ट देना है, तो -10 पे खड़ी हुई है। अब बताएं आप कैसे हल करेंगे? मैं अभी -10 पे हल उसका कर पहला देता दिन हूँ, शुरू हो गया। अभी हल कर देता हूँ, एक बताइए। मिनट में। एज एन अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के पास एसेट्स कितने हैं, मैं एसेट्स देखूंगा। एसेट्स उनके पास जो है, फॉर एग्जांपल सरीना के सामने, सॉरी मैरियट के सामने जो घर हैं, वो कितने के हैं? कोसार मार्केट के सामने जो घर है, वो कितने नहीं, के हैं? एक मिनट, एक बाहर वो ट्रिलियन के तो नहीं है। जो चले जाते हैं चले जाते ट्रिलियन हैं। के तो नहीं है ना, जो भी तब चल है मैक्सिमम क्या होगा? आप 20 करोड़ ले लेंगे, 25 करोड़, तो ट्रिलियंस की बात हो रही है। हैं हैं 50 करोड़ 20 के करोड़ होंगे। कितने लेकिन के? आप ये बताइए कि आप अभी आप अगर सर आपको पता है, सर आपको पता है, मरगला में इस वक्त मरगला रोड पे, ठीक है, एक कनाल का घर, दो कनाल का घर कितने का बिक रहा है? अरबों में बिक रहा है। अभी आप मार्केट में 10 मकान ले आए, कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि मकान अवेलेबल नहीं है। मैं G11 में रह रहा हूँ, G11 3 में। यहाँ 500 गज के मकान हैं, पूरे भरे हुए हैं। अगर इस मार्केट के अंदर आप 20 मकान ले आए, कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि लोगों को खरीदने वाले हैं ही नहीं, पैसे ही नाउ नहीं है कैन लोगों के पास। नाउ कैन आई मेक यू थिंक लाइक एन अकाउंटेंट फॉर अ व्हाइल? ठीक है जी, यू आर एन अकाउंटेंट, प्लीज अपनी वो हैट पहन ले थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कि एसेट्स जो हैं, जो कंपनी कुड़की जिसकी निकलती है, जिसकी बैंक्रप्सी होती है, जैसे जनरल मोटर्स की हुई थी, जैसे क्राइसलर की हुई थी, जैसे वगैरह, क्या होता है एसेट रिस्ट्रक्चरिंग में, सॉरी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एसेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है। हमारी हुकूमत कहती है हमारे तो खर्चे 7% है, हम एसेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करें? ठीक है, नहीं नहीं, कम आप करें मुझे खर्चों को, कम करें खर्चों को, एक, ये जरूरी है। मैं खर्चे तो मैं कहता हूँ एसेट रिस्ट्रक्चरिंग पहले। मैं इस्लामाबाद के एसेट गिन रहा हूँ, बाहर के गिन ही नहीं रहा, अभी तो बहुत है। हर शहर में एसेट्स गवर्नमेंट के हजारों हैं। जियो और लाहौर क्या है, कितने ट्रिलियन का है वो? ठीक है जी। सर पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो में, पाकिस्तान का भी आपने डोमेस्टिक खर्चा बताया था, तकरीबन आप समझे 60 ट्रिलियन का है। हमारी सर जो हमने, टोटल टोटल पूरे पूरे पाकिस्तान की वेल्थ आप मिला लेंगे ना, पूरे पाकिस्तान की वेल्थ, तो गवर्नमेंट की वेल्थ किसी भी तरह 60 ट्रिलियन क्या 15-20 ट्रिलियन भी नहीं निकलेगी। 60 ट्रिलियन की सर बात करें, कर्जे हैं आपके पास। सर हमारा हम, तो हमारे साथ जीडीपी 120 बिलियन डॉलर है। तो आप समझिए नॉर्मली हमारे जैसे ममालिक में जीडीपी टू वेल्थ रेशो होता है 3-4 का। आप 300-350 ट्रिलियन के आपकी वेल्थ है, उसमें से गवर्नमेंट का की अपनी वेल्थ बहुत आपने निकाल ली है, 10 ट्रिलियन निकाल लेंगे। अभी आप 55 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं 60 ट्रिलियन की। तो सर हम मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं कि भाई अगर आपने सिर्फ रिजर्व रेशो आप 5 से 100 करें, आपका पूरा डोमेस्टिक डेट स्ट्रक्चरली खत्म हो जाएगा। और ये बात मैं तो सर सिर्फ नहीं कह रहा, ये तो आईएमएफ के पेपर में भी लिखी हुई है, ये फिशर सर ने ये भी लिखी है, बिल्कुल, सर फ्रीडमैन ने भी लिखी है। ये आप वो कर रहे हैं जो वो जादूगर नहीं होता जो कहता है नहीं ये तो टोपी में से मैंने आपके तो टीचर है खरगोश निकाल, फ्रीडमैन, एक सेकंड एक उसने भी सेकंड यही एक सेकंड, कहा। आपने बात कर दी ना, मैं भी बात कर लूं 2 सेकंड जी प्लीज। जी क्या जी। ना साहब, जो पड़ा हुआ है 65% ऑफ जीडीपी डोमेस्टिक डेट, वो कहाँ जाएगा? आप कह रहे हैं वो जादू से खत्म हो जाएगा। जादू मैं से नहीं, कहता हूँ ओनरशिप उसकी स्टेट बैंक के पास चली नहीं, जाएगी। ओनरशिप ओनरशिप, चाहे नहीं नहीं, ओनरशिप स्टेट बैंक के पास जा नहीं बेनिफिशियरी सकता। ओनरशिप भाई नहीं जा सकती ना। जा सकती है ना। भाई अगर बेनिफिशियरी आप नहीं, रिजर्व रेशो बढ़ा, आप देखिए मैंने आपको शुरू में एक अगर मिसाल आप दी थी अगर कि आप अगर आप रिजर्व 5% या 100% पे जाएं तो कैसे लेके जाएंगे? आप बताइए, बैंक कैसे लेके बैंकों जाएंगे? बैंकों को आप कुर्की लगवा देंगे उनकी, नहीं क्योंकि अगर वो सारे एसेट्स उनको दे देंगे, उनकी जो सारी अर्निंग्स बुक्स में आप जीरो कर देंगे एकदम। नहीं, अरे ये इस पे हमने तीसरे चैप्टर में बड़ा डिटेल में बात की है। एक मिनट, आप हाँ ये कर रहे हैं, आप बेसिकली ये कर रहे हैं, यू पुलिंग अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। आप कह रहे हैं कि जी उनको दे दें, सारे डेट खत्म हो जाएंगे। देखें बात सुने, ये जो है दिस इज कॉल्ड बेसिकली, क्या कहते हैं, यू आर ट्राइंग टू नेशनलाइज ऑल डेट। नो 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 ठीक नो, है, ये बिल्कुल मैं आपसे अच्छा, इख्तलाफ आपने करूंगा। हम आपने कहीं नेशनलाइजेशन आपने और बैंकिंग की बात नहीं कर एक रहे, सेकंड, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, अगर 100% आपने जाना भी है रिजर्व पे, रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो।
कर देंगे 100%, क्या ओवरनाइट कर देंगे? बिल्कुल। ओवरनाइट? ओवरनाइट करने में आपका क्या होगा, देखिए मैं आपको एक फ्रीडमैन से पूछा किसी ने कि भाई अगर आप ये जो फुल रिजर्व बैंकिंग है इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट है कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट, उसने कहा कि ये स्पीडीली, उसके वर्ड यूज करता हूं मैं कि स्पीडीली ये काम हो सकता है, मतलब उसका था कि ये विद इन वीक्स हो सकता है, कोई एडवर्स इम्पैक्ट टू फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट नहीं होगा। दूसरा सवाल उससे बाद फौरन ये पूछा कि भाई अगर आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो ये होता क्यों नहीं है, तो उसने दो वजूहत बताई। पहली बात ये बताई कि जो मनी क्रिएशन का जो पूरा सिस्टम है लोगों को समझ में नहीं आता, जिनका फायदा है, और जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, वो अपनी ताकत। क्या साहब, आई लॉस्ट यू, फिर से बिलियन ज्वाइन उससे कर। कमाएगा। और जो दूसरा उनका सेक्शन इन्वेस्टमेंट सेक्टर, दुनिया में तो देखें हमारे यहाँ ये स्प्रेड पे कमा रहे हैं, दुनिया भर में तो कमाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की होती है। बैंकिंग इस वक्त तकरीबन 6 ट्रिलियन गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है, और तकरीबन 4 साढ़े 4 ट्रिलियन जो है वो डिपॉजिटर को दे रहा है। दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी, डिपॉजिटर को भी पैसा नहीं मिलेगा जब तक वो इन्वेस्टमेंट ना करें, उनको भी। चले क्या साहब, एज यू सेड, लेट्स अग्री टू डिसएग्री, ठीक है? अच्छा, ठीक I है। don't agree with you at all. आप you're pulling a rabbit out of hat like all Islamic scholars. Islamic scholars की जो होता है ना प्रॉब्लम, उनका जी जी। फंडामेंटल डिसऑनेस्टी है कि दे बिगिन विद एन आइडियल सिस्टम जहां वो सोचते हैं सब कुछ उनके कंट्रोल में है। जैसे मैं जब बात ये करता तो हूँ, मेन स्ट्रीम सोल्यूशन है ना। अब मेरी भी बात सुने, मेरी भी बात सुने प्लीज। इस्लामिक स्कॉलर्स का ये होता है हमारे टेस्ट ही बदल जाएंगे, हम एक डिफरेंट चीज बन जाएंगे। देखिए, सबसे गंदे लोग इस वक्त पाकिस्तानी है सारे। अब दुनिया के सर्वेस देख ले, हम दयानतदार नहीं है, हम झूठ बोलते हैं, हम सब कुछ करते हैं और फिर हम ये सोचते हैं ये। बट मैं आई वांट टू रिटर्न टू द सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज जो जिसको हम कहते हैं, एक और आईएमएफ का पेपर पढ़ ले, फ्रीडमैन का भी पढ़ ले, सब कुछ कॉल्ड फिस्कल डोमिनेंस। वी लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ फिस्कल डोमिनेंस। ये हुकूमत अपने खर्चे रोकती नहीं है, ये हर जगह सड़कें बनाना चाहती है, ये हर जगह फेल्ड प्रोजेक्ट करना चाहती है। फॉर एग्जांपल देखें, नीलम झेलम फेल हो गया है, आपका तरबेला भी फेल हो गया, तरबेला जो भी उसकी डेवलपमेंट नहीं थी वो भी फेल हो गई है। वो एक और भी प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट्स आपके फेल्ड पड़े। टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका 1 ट्रिलियन का, इंटरेस्ट 60 ट्रिलियन का, 7 टाइम ज्यादा। टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मेरा ख्याल, ये नहीं पाकिस्तान का, सॉरी, मैं फेडरल टोटल गवर्नमेंट का, डेवलप, फेडरल गवर्नमेंट ना की बात कर रहा हूँ। ना फेडरल गवर्नमेंट छोड़े, टोटल डेवलपमेंट पाकिस्तान का 4 ट्रिलियन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर फेडरल गवर्नमेंट का भी हम देख ना लें तो एक फेडरल ट्रिलियन गवर्नमेंट है का, एक और मिनट साठ एक ट्रिलियन मिनट सूद एक दे रही है। मिनट एक मिनट, लोन जो है फेडरल गवर्नमेंट जो लेती है, मैं कहता हूँ चले 7 साल के लिए खत्म कर दें पीएसटीपी। ये इस्लामाबाद पे इतने पैसे खर्चने की जरूरत क्या है? अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो इस्लामाबाद इंटरेस्ट तो वैसे ही का जाता रहेगा आपका, 60 ट्रिलियन तो जाता रहेगा। जाता कम रहे, कर लेंगे, जाता कितना रहे, कर लेंगे कम। जाता रहे, और अपने एसेट्स निकालें, एसेट एसेट्स आपके साठ निकालें। ट्रिलियन के, आप किसी भी आप एसेट देखिए, मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा मैं हूँ, आपको बता आपके दूं, पास इतने एसेट है ही नहीं कि आप बेच सकें। आप तो अकाउंटेंट है ना, हमने हिसाब लगाया पूरा, इकोनॉमिस्ट ने। इकोनॉमिस्ट को भी कभी तरजीह दे दिएगा, सब अकाउंटेंट इकोनॉमिस्ट बनना चाह रहे हैं, अपना काम ठीक नहीं करते, इकोनॉमिस्ट बनना चाह रहे हैं। इस मुल्क की रीत है कि अपना काम ठीक नहीं करा दूसरे काम में दखल दे। सर ठीक है, नहीं सर, मैंने ये पिछले आठ पार्लियामेंट साल के मैं अंदर आपको ना, बता रहा हूँ मैंने सर, पढ़ी मैं आपको, इकोनॉमिक्स है। मेरी बात सुन लीजिए हाँ पहले। जी। इकोनॉमिक्स पढ़ी मैंने भी, अकाउंटिंग पढ़ी है, ठीक है, जी बट आई डोंट थिंक आई एम एन अकाउंटेंट, ठीक है। बात यह है कि इस मुल्क में जो है ना, हर बैट्समैन जो है वो बनना चाहता है फुटबॉलर, ठीक है। और हम बात इकोनॉमिस्टों सब के रेफरेंस दे रहे हैं आपको, नहीं, फ्रीडमैन का, आप फिशर बिल्कुल का, दे हम रहे तो हैं पर अपने रेफरेंस नहीं दे रहे अकाउंटेंट्स को। कहना साहब, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी, अब जी मेरी भी जी। बात सुनते हैं, सही ठीक है। सही। हमने हिसाब लगाया है कि इस्लामाबाद में सिर्फ आप जो इस्लामाबाद की जमीन है उसको अगर आप ठीक तरह डेवलप करें तो $51 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है मुल्क में, ठीक है। 51 बिलियन, वो कैसे? आप एसेट सिर्फ ये नहीं कि जमीन के टुकड़े बेच देंगे प्लॉटिंग करके। एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मींस गेटिंग द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ इट, दिस इज व्हाट अकाउंटेंट्स डू, दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डू। आप जनाब वो जो जजों के घर हैं वहाँ और जो मिनिस्टरों के घर हैं वहाँ, आप 2-3 मैरियट बनाए, 2-3 सरीनाज बनाए, बल्कि बड़े बड़े जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू टाइप बनाए या सेंटोरस टाइप बनाए, आप देखें कितने पैसे निकलते हैं, ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा बनाने के लिए? पैसा बनाने के लिए लोग ला ले आते हैं यार, दुनिया में पैसा बहुत अवेलेबल है, मनी पाकिस्तान स्लॉशिंग में तो अराउंड। लगा ही नहीं रहे लोग पैसा, आप इन्वेस्टमेंट देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है आपकी, बिल्कुल फारिग है। लेकिन अब एक मिनट, एक अब आप एक तरफ और भाग गए हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रोपोजिशन की अभी। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मेरे सामने है, मैं वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में रहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मेरे सामने है। इतनी ज़मीन वहाँ ज़ाया हुई हुई है, इतनी ज़मीन ज़ाया हुई हुई है, स्टेट का एसेट है, स्टेट ने अपने फजूल फजूल किस्म के प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं। वो मेरा एक IMF में बंदा था, बीटो टांजी, उसने एक दफ़ा इस पे पेपर भी लिखा था कि भाई ये जो चीज़ें फजूल चीज़ें, इनको बाहर ले जाओ शहर से और यहाँ वैल्यू निकालो। वैल्यू, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ से आए ना। मैं कहता हूँ आप जो कह रहे हैं हुकूमत का जो है ये क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर 7%,
अगर आप शैडो एक्सपेंडिचर निकालें तो हुकूमत का एक्सपेंडिचर जो है, ये जो माशाल्लाह किराए हैं जजों के घरों के, कोसार मार्केट के किराए हैं, वही लगा ले तो आप देखें कितने हो जाता है। ठीक है, ये सब शामिल है शैडो ना उस 1 ट्रिलियन में, ये सब कोई नहीं चीजें। शामिल, जीरो, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। कहाँ से आ गया? नहीं, कौन किराए किराया वाले, देता है उनका? अच्छा अच्छा अच्छा। कौन किराया देता है उनका? वो तो जो मुफ्त गवर्नमेंट के क्यों अपने लोग? एसेट्स हैं, जो गवर्नमेंट के अपने एसेट्स हैं, लेकिन वो कितने गवर्नमेंट का होंगे? बहुत है, बहुत मकान है, जो किराए, अच्छा। बहुत है। पूरे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, पूरे आप एक पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ठीक है जी, अच्छा अब मुझे बता, एक मिनट, थोड़ी देर अकाउंटिंग भी कर लेना सर। इकोनॉमिक्स में सब अकाउंटेंट, शब्बरजैदी भी आ जाता है, आप भी आ जाते हैं, सब थोड़ी अकाउंटिंग भी कर ले। मुझे बताइए, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग में आप लोग गवर्नमेंट की बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते? आप गवर्नमेंट की लोग बैलेंस गवर्नमेंट शीट, की अकाउंट, गवर्नमेंट की बैलेंस आप शीट तो लोग दुनिया भर में नहीं बनती है। नेक्स्ट करें, नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? नहीं बनती है यार, ऐसी कोई अमेरिका क्या बात नहीं। बैलेंस शीट दिखाए, वेल्थ आती है, वेल्थ। सर ये जी, स्विट्जरलैंड में एक बैंक है, वो पूरा वेल्थ के रिकॉर्ड कर रहा होता है सर जी, लेकिन सर ये कि जी, बैलेंस शीट तो उस तरह से नहीं सर, बनती, इनका तो यही नाम बनाए ना प्रॉफिट लॉस फिर। ही बनता बस है। ठीक है, पर फिर आप अकाउंटेंट माशाल्लाह यही करते हैं ना कि बैलेंस शीट नहीं हम बनाएंगे। हम जनाब अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट का अकाउंटिंग सिस्टम क्या, अभी तक आप लोगों ने अकाउंटेंट्स ने माशाल्लाह इतने बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं, मैं उनको कई को इंटरव्यू कर चुके हैं, तोला साहब को भी, सब कुछ। आपके पास अभी तक मॉडर्न डे बैंकिंग नहीं, आप गवर्नमेंट अकाउंटिंग नहीं गवर्नमेंट में ला सके। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग ही नहीं है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग में वो इधर उधर पैसा फेंक के घुमा देते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, आपके एसपीवीज जो पड़े हैं इस वक्त, मेरा ख्याल आपके एसपीवीज पता नहीं कितने ट्रिलियन रुपए के पड़े हैं, जो आप डाल ही नहीं रहे उसमें, अपने 7% में डाल नहीं रहे। आपके एसपीवीज अगर डाल रहे, वही आपका वो हो जाता है, खर्चा जो है, दैट्स मे बी 20% ऑफ लेकिन जी। मैं कह रहा हूँ, आप इन सबको भी इंक्लूड कर देंगे, फिर भी ये इंटरेस्ट के मुकाबले में 5 गुना कम होगा। सात मैं गुना से क्या बिल्कुल, हो जाएगा, आप कर लेंगे मैं आप मैं अभी आपने पीआई, इनकी मिसाल ले लें, अरे पीआईए का अगर आपने 300-400 बिलियन ऐड कर सर जी दें डेफिसिट। अगेन, सर जी अगेन, यू आर टॉकिंग लाइक लाइक पता नहीं क्या। देखें, interest rate is a commitment from the past. Interest rate is not something that happened without thought. ये इंटरेस्ट रेट एक कमिटमेंट फ्रॉम द पास्ट है, वो इनकी पुरानी गलतियों का एक खुमियाजा है, पुरानी उसका बड़ा गलतियों अच्छा का हल है ना है। खत्म करने का, उसका नहीं, हल उसका है हल ये नहीं, रिजर्व उसका हल बैंकिंग। ये नहीं है, उसका हल सिर्फ ये है। आप सिर्फ कह रहे हैं रिजर्व बैंकिंग ये कि लोगों को एक टीका लगाओ और ले लो पैसे, जो ये रोज नहीं, करती लोगों है, को ले पैसा भी नहीं लगा ब्रो, दो। अब आप पैसा कह लोगों को रहे हैं, नुकसान हो अब रहा है। लोगों को लोगों आठ को परसेंट मिल नहीं, रहा है, 12% का लोगों को नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा, लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, लोगों को फायदा हो रहा है अभी। क्या फायदा आप हो रहा जिस है? सिस्टम में जाएंगे, आप जिस सिस्टम में जाएंगे, आप कहेंगे बैंक सडनली हैव टू श्रिंक, सर बैंक आपको सडनली। मैं आपको सिर्फ एक नुकसान बताऊं, पाकिस्तान में सिर्फ 50% लोगों ने करंट अकाउंट में रखा हुआ है, उन्हें 10 से 12% इन्फ्लेशन का नुकसान हो रहा है, 15%। 50% लोगों ने, 50% लोगों को जो सेविंग रेट दे रहे हैं वो इन्फ्लेशन से कम है। ठीक है, तो नुकसान तो सबका हो रहा है, और ये नुकसान जो है वो महंगाई क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बैंक जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो उससे महंगाई होती है। तो सर आप जी, पहले गरीब को मार रहे हैं नुकसान, और बैंकर्स को दे नुकसान रहे हैं। हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जिसको जिस जिस मर्ज की जो मर्ज है ना, उसको बताए। नुकसान हो रहा है मर्ज बिकॉज यही हम, है कि आपने मनी क्रिएशन मर्ज दे दिया आपने नहीं, प्राइवेट सेक्टर ना को। ना ना, मर्ज ये नहीं है, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। मर्ज है कि आपकी हुकूमत में कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये आपकी भी है, हुकूमत ये भी अपनी है, यशों के, ये भी नहीं मसला है, ये ये भी भी नहीं मसला है, है। असल चीज ये है। अभी देखें, पार्लियामेंटेरियन ने अपने आप को 400% इंक्रीज दी है। ठीक वो है, गलत है, अभी वो आप गलत है, मैं देखें, आपसे मुझसे अब नहीं मुत्तफिक हूँ। गलत है, पर मेरा मतलब गलत है ना, तो उस गलती को पहले पकड़े ना। कितनी नई इन्होंने एजेंसीज बनाई हैं, अभी दो तीन और बनाने के फिर रहे, कितने ये अपने कार्ड बांटी जा रहे हैं, क्या क्या कुछ करी जा रहे हैं, मतलब वो अब पीएसटीपी पंजाब का जब आया, उसमें हर प्रोजेक्ट के नाम नवाज शरीफ है। जी। ठीक है ना? नहीं, जो ये चीजें जो, गलत है उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे, बस हम ये लो, बताना चाह रहे हैं कि एलिफेंट असल इन द रूम बात में यह है, इंटरेस्ट है। असल बात यह है कि कोई जादू नहीं निकलता, जादू सॉरी, कोई खरगोश नहीं निकलता जादूगर की हेड से। एक इकोनॉमिक्स देखें, आप अकाउंटेंट हैं, आप भी समझें खुदा के वास्ते, एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसकी एक लॉजिक होती है। ठीक है, नहीं, ये लॉजिक तो हम ये मेन है, स्ट्रीम सोल्यूशन दे रहे हैं, ये तो मैं अपना तो नहीं दे रहा हूँ। ये तो नहीं आईएमएफ का पेपर पढ़ ये लें आप, फिशर सोल्यूशन, की बुक पढ़ लें आप, फ्रीडमैन की ये बुक पढ़ लें, सोल्यूशन सबके जब मिल ये जाएगा कि डेट सोल्यूशन खत्म मैंने होता है उससे। मैंने सब पढ़ी हुई हैं, ये सोल्यूशन सब बहुत दफा बात हो चुकी है, इसी के किस्म का लागू आप फाइनेंशियल सोल्यूशन। इंडस्ट्री को क्यों नहीं, आप उनके जो, मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री को मनी क्रिएशन की पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जिसका आपके उस्ताद भी बड़े मुखालिफ थे। अगर आप कह रहे हैं कि फ्रीडमैन आपके उस्ताद थे, बड़े बहुत मुखालिफ थे उस बात के, हालांकि हालांकि लिबरल इकोनॉमिस्ट थे आपकी तरह, सोशल डेमोक्रेट नहीं थे। फ्रीडमैन ने एंड में कहा था के परसेंट रूल। नहीं, उसने, लेकिन उसने वजह वो ये नहीं बताई थी कि उसने बताया, उसने वजह कहा बताई थी कि था, ये पॉलिटिकल हालात की वजह से हो नहीं पा रहा अमेरिका में, इसलिए उसने भाईजान, कहा। भाईजान ये इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज फिजिकल डोमिनेंस है। ये फिस्कल, भी ये सोचिए फाइनेंशियल ना, इंडस्ट्री की पावर है ना, फिजिकल, फाइनेंशियल इंडस्ट्री की फिजिकल पावर नहीं है। नहीं,
नहीं 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 नहीं, आप पावर क्यों नहीं पॉइंट। चैलेंज करना चाहते बैंकों को? बैंक जो इतने एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट बना रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए की उनके सीईओ सैलरी ले रहे हैं, इस भाईजान बात के। मैं बैंकों को बिल्कुल चैलेंज करना चाहता हूँ, रोज करता हूँ, ट्विटर पे अगर आप देखें मैं रोज करता हूँ, लिखता भी हूँ। पांच आपको पता है ये बैंक पांच पांच बट करोड़ जो रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं सीईओ। किस बात के? कि मेरे और आपके डिपॉजिट गवर्नमेंट को कैनत जाकर पकड़ा साहब, देते हैं। कैनत साहब, मैं यही कह रहा हूँ ना, खुदा के वास्ते कुछ अकाउंटिंग भी कर ले थोड़ी सी। नहीं, आप मैं सिर्फ अकाउंट ये कहना सब चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आप बैंकिंग पे भी, आप यानी आप सब सिस्टम पे भी अकाउंटेंट्स नजर करें ना। इकोनॉमिस्ट, आप सब अकाउंटेंट्स इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, थोड़ी नहीं नहीं, अकाउंटिंग भी हम कर, मुझे मुझे कोई ऐसी थोड़ी मुझे कोई ऐसी थोड़ी गलतफहमी नहीं है। देखें, थोड़ी जब अकाउंटिंग हम कर चार्ट ले। अकाउंट बने थे तो मुझे हमें बताइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे टॉप पे रहे थे। बताइए, मुझे बताइए, आप हुकूमत की अकाउंटिंग क्यों नहीं ठीक कर सकते? मैं आपको ये, मैं देखिए, हुकूमत की हम अकाउंटिंग, मौजूद से डाइवर्ट कर रहे हैं। आप सब अकाउंटेंट्स जो है ना, मैं आप पे भी अब चार्ज लगाना नहीं नहीं। चाहता हूँ। आप सब अकाउंटेंट्स ने ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ठीक की है, ना अपने हुकूमत की अकाउंटिंग ठीक की है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी अच्छा, अगर हम मैं जाता हूँ, एक सेकंड मैं आपको कंप्लीट कर लूँ। अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जाता हूँ, सबकी बैलेंस शीट जो एसेट्स है ना, वो अभी तक पुराने बुक वैल्यू पे पड़े हुए हैं। वो फिर नहीं, एकदम एकदम इस वक्त जादू सारे कर, फाइनेंशियल सारे रियल वैल्यू पे आते हैं। कोई रियल वैल्यू पे नहीं और है। जो आपके अब जो, बाबर अली को देखें, सडनली उसने पैकेजेस मॉल बना लिया। वो वो मॉल का फायदा हुआ इन्वेस्टर्स को कि नहीं हुआ? क्या हुआ है? ठीक है, आप देखिए अभी भी जो है आप रिवैल्यूएशन का मॉडल होता है जिसमें आप अपने रियल एसेट्स को आप रिवैल्यू कर सकते हैं हर 3 साल में, आप ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत से कर लोग करते सकते हैं। हैं ना, करते तो नहीं है ना। लेकिन फाइनेंशियल एसेट तो सारे रियल वैल्यू पे होते हैं ना। फाइनेंशियल एसेट्स सर जी, जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो सारे आपके मार्केट वैल्यूज पे होते हैं। ये तो आपका अभी तक, आईएफआरएस 9 में आप देख लें जाके, बड़ा नहीं, क्लियर है उसके अंदर। अभी तक आप अकाउंटेंट्स जो है ना, आप लोग हमसे जादू करते हैं बार बार। उनके साथ मिलके उनकी बैलेंस शीट जो सी है वो इन्वेस्टर के फेवर में नहीं होती। अगर मैंने आज शेयर लिए हों इन कंपनीज के जिनको जमीन मिली थी अयूब के जमाने में, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट किस लेवल पे, उसकी किधर पड़ी हुई है जमीन? आपके अकाउंटिंग रूल जो है वो अभी तक फेवर करते हिस्टोरिकल हैं। कॉस्ट कन्वेंशन आप कह रहे हैं ना, हाँ हिस्टोरिकल हाँ, कॉस्ट कन्वेंशन, अभी जी तक जी। सेठ को फेवर करते हैं, अभी तक सेठ को फेवर करते हैं। सेठ हमसे दोगली बातें करता है, हमें कुछ देता नहीं है। हम जाके पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं ले जाता, कर देते हैं। वो जनाब हमें रिटर्न तो वही पुराने मिलते हैं या मिलते ही नहीं है, डिविडेंड भी नहीं मिलते, बिकॉज अब अकाउंटेंट साथ में ले होते हैं। गवर्नमेंट के अकाउंट्स ही ठीक नहीं होते। अब आप आगे मनी क्रिएशन पे करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग की ना बात करें, देखिए। देखिए, आज तक आज तक हम अपने बुक पे बैठे हैं ना। कैनत साहब, सॉरी सॉरी, जो मैं तो कह रहा कहते हूँ हम हैं, अपनी बुक पे बात करने बैठे हैं। कैनत साहब बात सुने। जो सबसे बड़ी दुनिया की थी ना इन्वेंशन, जो कहते हैं रेनेसांस में थी, वो थी डबल एंट्री सिस्टम, आपकी अकाउंटिंग, जो आज तक पाकिस्तान में नहीं आप ला सके। ठीक है, और हमें पता ही नहीं स्टेट के एसेट के, हमें पता ही नहीं स्टेट क्या है। और आप जनाब हमें कह रहे हैं कि जी इस पे चले जाए, एक खैली पुलाव पे चले जाए और नहीं नहीं, इकोनॉमी ख्याली पुलाव चेंज कर नहीं है दे, ये कोई नहीं, आप ये यहाँ इसकी बड़ी साउंड बैकिंग है। मैं आपके ऑडियंस से भी कहूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा आप इस बुक को पढ़ें ज़रूर। इसमें हमने कोशिश ये की है कि इसका जो शुरू का पोर्शन है एग्जीक्यूटिव समरी के तौर पे, वो 1 घंटे की रीड है। आप उसको सर जी, ज़रूर पढ़ लें। पॉइंट ये है, और फिर हम हम इस सब, मौजू पे अलग बात कर लेंगे। देखिए, आज तो हम नहीं इस जी, मौजू पे मौजू बैठे थे बात मौजू करने। इस मुल्क में मौजू एक ही है, मौजू एक ही है कि हुकूमत जो है वो बागी है, वो पागल है, वो खर्चे पे तुली हुई है, और वो शाहाना अंदाज में खर्चे पे तुली है। आपके सामने अभी आया है अब जो हम ब्लू उसके सबसे बड़ा पासपोर्ट है खर्चा जी। खत्म कर रहे हैं ना। ठीक है, उसका खर्चा खत्म ही नहीं हो सकता, वो खर्चा सबसे और बड़ा कर खर्चा लेगा। इंटरेस्ट वो का। सबसे बड़ा खर्चा आप सोचते खत्म हो जाएगा? कहना साहब, वील डिसएग्री ऑन दैट, आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली। मैं लास्ट वर्ड ये कह दूं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है ना, इसको खुदा के वास्ते जरा भूल जाए। ये जो चीज है ना, एक अल्लाह ने कहा था कि सीक नॉलेज। इस्लाम नॉलेज, इस्लाम जो इकोनॉमिक्स है, ये सब्जेक्ट आया है 18वीं सदी में, इस्लाम आया लेकिन 14। लेकिन इस्लाम में जो ज़कात का सिस्टम है और रिबा का खात्मा है, ये 1400 साल पहले से कुरान में बार बार लिखा हुआ है। चाहे आया है, बट कहीं नहीं लिखा हुआ क्यों कि नहीं लिखा हुआ? कुरान में सबसे ज्यादा आयती ज़कात, चाहे नमाज और आयत है, ज़कात बट की है। चले ज़कात ठीक आपकी फिस्कल है, पॉलिसी है। लेट्स अग्री टू डिसएग्री। चलो, आई ये हो बिलीव सकता आई बिलीव दैट द है। जी, modern knowledge system has to be used. It's only the बिल्कुल करें, mullah, बिल्कुल it's only बिल्कुल the बिल्कुल। mullah who thinks that we have to go back to the past, अरबी चोगे पहन के फिरे, नहीं नहीं, और हम तो जनाब यहाँ पे पंजाब पहन 1400 के साल से फिरे। तो ज़कात का निज़ाम कभी नाफिज ही नहीं हुआ, इस पे तो बात ही नहीं हो रही। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल होनी बिल्कुल चाहिए। नहीं खैर, होना एग्री चाहिए। टू डिसएग्री, ये हाँ, सही है। चलो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बिकम मॉडर्न, नॉट लिव इन द पास्ट। थैंक यू, वी हैव टू चले, बिकम जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। फिर मॉडर्न। इंशाल्लाह आपसे